गुड इवनिंग फ्रेंड्स, प्लीज स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 22 जुलाई। तो हम 22 जुलाई का हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कल से मॉर्निंग में ही अपलोड कर दिया करूँगा, बिकॉज लैक ऑफ टाइम थोड़ा पढ़ना होता है, तो आपको कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल, तो आपको सर्च बॉक्स में जाना है टेलीग्राम के और @UPSC_ और हिंदू सर्च करना है। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो और PDF वहाँ पे मिल जाएगी। कोई पैसे नहीं है, हमारा कोई मॉनेटरी कमाने का कोई पर्पस नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदू डिस्कशन। वीडियो लंबी होगी तो आपको क्या करना है, 1.5 या 1.25 लगा के इस वीडियो को स्पीड करके इसको देख लेना है। देखो, आपको वीडियो लंबी होती है, कोशिश रहती है कि एक टॉपिक स्टार्ट किया जाए और उस टॉपिक को बिल्कुल एंड तक ख़त्म किया जाए, कि इन फ्यूचर आप उस टॉपिक के बारे में आपको एक एक पॉइंट पता हो। ऐसे PDF और ऐसे बताने की कोशिश रहती है, इसलिए वीडियो लंबी होती है। जो पहली न्यूज़ आती है वही आती है आपका रिलेटेड टू आपका पेगासियस, जो स्पाईवे है, मतलब एक इजराइलियन कंपनी है और उसने इतने सारी चीज़ों को हैक किया हुआ था। इतने सारे जो आपके लीडर्स हैं, इवन नॉट इंडियंस, इवन जो इंटरनेशनल फिगर्स हैं, लाइक आपके मैराकॉन हो गए, मतलब जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, इमरान हैं, और भी इंडियन के जो मिनिस्टर्स हैं बहुत सारे के, उनकी लिस्ट आई है। उसमें उन्होंने ऐसे उनको स्पाई कर रहे थे एक तरीके से। तो हमें आपको बस याद रखना है कि इजराइलियन बेस, इसराइल की कंपनी, अब इसराइल ने भी स्टेप लिया है इस कंपनी के ऊपर। अब पता नहीं लेते हैं या वो इसराइल की मदद से ही कर रहे थे, वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई है इस वजह से। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है रिलेटेड टू 1.2 लाख इंडियन जो चिल्ड्रंस हैं, उन्होंने अपने जो केयर गिवर हैं, अपने माँ बाप ही होते हैं या फिर कोई उनका गार्जियन हो, उन्होंने वो कहीं ना कहीं खो दिए। देखो, पेंडेमिक था, लोगों ने मैंने ऐसी कंडीशन देखी है। इवन पूरी फैमिली में एक लड़की ही बची है, उसके माँ बाप भी नहीं बचे, भाई भी नहीं बचा, ऐसी कंडीशन देखी है। तो इसमें एक रिपोर्ट में बस यही याद रखना है आपको कि जो इंडियंस है ऑल ओवर ग्लोबली जो खोए हैं 11.34 लाख जो केयर गिवर्स हैं, वो कहीं ना कहीं माँ बाप हों, आइदर ऑफ पेरेंट्स में से लॉस कर दिया बच्चों ने अपने को। इंडियंस कितने हैं, 1.16 लाख, या फिर कोई अर्निंग वाला जो फैमिली में कमाता हो उसको, या फिर कोई मदर हो केयर वाली, किसी भी चीज़ को आप देख सकते हैं। तो एक रिपोर्ट निकाले, किसने निकाले, US सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, बहुत सारे हैं इसमें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी है। तो आपको ये याद नहीं रखना है, ये आपको डायरेक्टली पूछा भी नहीं जाएगा, ये आपको कहीं आंसर राइटिंग आप लिख रहे हो तो उसके अंदर आपको ये मेंशन करना है। अभी क्या बोला, गवर्नमेंट ने डाटा रिलीज़ करेगी इलेक्ट्रल बॉन्ड का। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड होते क्या है, मैंने कई बार पढ़ा है, वीडियो लंबी हो जाती है, कोई एक एक पॉइंट में पेपर में से आपको 10 घंटे की टॉपिक निकाल सकता हूँ, पर मेरी कोशिश रहती है कि जो हाल फिलहाल में विदिन 1 वीक में कोई टॉपिक रिपीट हुआ हो उसको कवर ना करें, जब नेक्स्ट टाइम वो आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड तो आते ही रहेंगे। अभी बोला है कि टाइम लगेगा रिलीज़ करने, जब जिस दिन रिलीज़ होगा डाटा उस दिन भी आएगा, उस दिन पढ़ लेंगे। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड होते क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक सर्टिफिकेट होता है एक टाइप का, जो आप पर्टिकुलर SBI ब्रांच से ही खरीद सकते हैं, पर्टिकुलर डेज में ही खरीद सकते हैं। ओनली SBI ब्रांच पर्टिकुलर डेज में ही खरीद सकते हैं। और इसकी फॉर्म कैसी होती है, 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़, इसी फॉर्म में खरीद सकते हैं। अगर आपको 2 करोड़ के खरीदने हैं तो 1-1 करोड़ के 2 फॉर्म, आपको 2 वो सर्टिफिकेट खरीदने होंगे। और विदिन 15 डेज़ में, जैसे आपने आज खरीदे तो विदिन 15 डेज़ में आपको जिस गवर्नमेंट को आप देना चाहें उसको देने होंगे। वो गवर्नमेंट क्या करेगी, विदिन 15 डेज़ में उसको बैंक पे जमा करने होंगे और अपने अकाउंट में पैसे क्रेडिट कराने होंगे। तो वो एक ऐसे इलेक्ट्रल बॉन्ड होते हैं। ये किस लिए लाए गए थे, ताकि मतलब कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो सके और भी अकाउंटेबिलिटी हो सके, बढ़ सके, कि इसमें करप्शन ना हो। क्योंकि आप कैश में पैसा देते हो तो एक इन्वेजन जाता है पैसे की, मनी, मतलब आप टैक्स एवेजन कर रहे हो चीज़ों का। तो इस सब चीज़ को बचाने पर इसके अंदर बहुत सारी खामियां भी हैं, वो मैं आज नहीं बताऊंगा। इसकी डिफॉर्मेलिटीज़ क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, जो कमी आई है, बहुत सारी चीज़ों ने बोला है। तो आपको बस याद रखना है, SBI ओनली करता है, पर्टिकुलर डेज़ में करता है और इस फॉर्म में होते हैं। विदिन 50 डेज़ इनकी वैलिडिटी पीरियड होता है। आपको ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और इस पर जो डोनर का होता है, डोनर का नाम मेंशन नहीं होता। जो डोनर होता है, जो दे रहा है, उसका नाम मेंशन नहीं होता, पर बैंक को पता होता है, बैंक को पता होता है। और ये RTI दायरे में भी नहीं आता। बस ये बता सकते हैं इतने लाख आदमियों ने इतना करोड़ इतनी पार्टी को दिया, ये नहीं बता सकते इस आदमी ने इस पार्टी को दिया। वो जो डोनर का नाम होता है, बैंक को तो पता होगा क्योंकि उसके बैंक से पैसे कटेंगे अकाउंट से, पर वो RTI दायरे में नहीं रखा गया कि पर्टिकुलर आदमी का नाम जानना। तो आपको थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया, ओवरव्यू दे दिया है, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है RRTS। ये RRTS एक प्रोजेक्ट है
ये किसके अंदर बनाया जा रहा है? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इसको डेवलप किया जा रहा है। जो RRTS है ये रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम है और ये फर्स्ट टाइम इंडिया में रेल कम रोड इस टाइप का डेवलप किया जा रहा है। जो इसका फर्स्ट फेज़ है वो दिल्ली से होता हुआ मेरठ तक जाएगा। सेकंड फेज़ जो है इसका, ये 3 प्रोजेक्ट डेवलप करने हैं। सेकंड फेज़ इसका जो है वो दिल्ली से होकर अलवर जाएगा। जो एक तीसरा और लॉन्च हुआ था दिल्ली से होकर पानीपत जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम है, ये कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करने का। आप खुद सोचो, अगर पब्लिक कनेक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है? मे बी पॉल्यूशन का, पॉपुलेशन का मतलब एक तरीके से देख सकते हैं, जो रोड पे भीड़ है वो कम हो सकती है, पॉल्यूशन कम हो सकता है, और भी चीज़ें, गवर्नमेंट्स को पैसा मिल सकता है। आपको क्या करना चाहिए ना, कोई भी टॉपिक है आपको ब्रेन बूस्टिंग करनी चाहिए। डायरेक्टली आप जाके उसे पढ़ा मत करो उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि उससे क्या इशू है, क्या उससे बेनिफिट हो सकते हैं। इसे ब्रेन बूस्टिंग कहते हैं, ब्रेन एक्सरसाइज भी कहते हैं। जैसे आप जिम जाते हो, अपनी मसल्स बिल्डअप करते हो, मसल्स बनाते हो, तो उससे क्या होता है? गेन होता है आपकी बॉडी को। तो ऐसी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। अगर आप उस ब्रेन की एक्सरसाइज को करोगे, सोचोगे चीज़ों के बारे में, तो आपकी ब्रेन बूस्टिंग होगी। आपको मतलब वैरायटी ऑफ थिंग आपके दिमाग में आएंगे, तो वैरायटी ऑफ वे से आप आंसर लिख सकते हो। तो उसको आपको करते रहना चाहिए। आगे चलते हैं। दूसरा आता है नो मोर एवियन फ्लू, मतलब इसे बर्ड फ्लू भी बोलते हैं, एवियन फ्लू भी बोलते हैं, इन गुड़गांव। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है गुड़गांव में कोई मिला या नहीं मिला, कल को मिले या ना मिले। हमें क्या पढ़ना है? बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू के बारे में पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए हम जाएंगे अपने नोट्स के ऊपर, जो हमारे नोट्स हैं उसको उसमें से हम ये चीज़ पढ़ेंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसकी टेलीग्राम का लिंक है, PDF आपको मिल सकती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। जो एवियन इन्फ्लू होता है चाइना में। अभी मैं आपको रिसेंटली केस बताता हूँ। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो ये वाला वायरस है H10 और N3। देखो, आप अगर आप मेडिकल टर्म में जाओगे, आप इससे फार्मालॉजी के अंदर जाओगे, तो इसका टर्म का मीनिंग होता है H का भी और N का भी। H के कितने हैं? 10 है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, और N के कितने? 3 हैं। तो उसी हिसाब से डिसाइड होता है H10 N3 किसका है, आगे मैं बताऊँगा। तो फर्स्ट टाइम केस मिला है कि ह्यूमन इन्फेक्टेड मिला है। कहाँ? चाइना में। देखो चाइना में इतनी बीमारी क्यों आती है, अफ्रीका में इतनी बीमारी क्यों आती है? कहीं ना कहीं इसका लिंक नॉन वेज वेज उस चीज़ में बहुत पड़ता है। क्योंकि जो इंसान क्या करते हैं, जूनोटिक डिसीज़ बोलते हैं, जूनोटिक डिसीज़ इसको बोलते हैं। जूनोटिक मतलब क्या होता है कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होना, चीज़ों का ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र होना कोई डिसीज़ है। तो बर्ड फ्लू का ऐसा इंसान मिला है H10N3 का पहले टाइम। अब ये पता नहीं वेरिएशन अगर ह्यूमन टू ह्यूमन भी बढ़ने लगा, पहले तो एनिमल टू ह्यूमन आएगा, उसे जूनोटिक बोल दिया, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांज उसका हो सकता है। जैसे भी आप कोरोना का एक मेथोडोलॉजी डेवलप की गई है, मतलब मिसकंसेप्शन है कि जो कोरोना वायरस है बैट से आया, कुछ बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन डेवलप किया जाता, अभी तक क्लियरेंस नहीं आया उस चीज़ का। तो ये एक तरह से क्या है, ये सब टाइप इन्फ्लुएंजा ए वायरस है। क्योंकि देखो इन्फ्लुएंजा A B C होते हैं, उसके अंदर सब टाइप्स होते हैं बहुत सारे, तो उसमें से एक ये इन्फ्लुएंजा A का वायरस है, कॉमनली नोन एज बर्ड फ्लू इसको बोला जाता है। बर्ड फ्लू के अंदर बहुत सारे आते हैं, इसको बोला जाता है। लो पैथोजेनिक है, मतलब इतना नहीं है, लेस सीवियर है। स्ट्रेन इसका जो है आपको याद रखना, लो रिस्क है। स्प्रेडिंग पावर जो है इसकी वो भी बहुत कम है, मतलब फैलाव का दर भी बहुत कम है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ देखी जा रही है, जब से कोविड आया ना, तो जब से इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि ऐसा कोई वायरस ना बन जाए कि एकदम से ना फैल जाए, तो एक एक मरीज पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। तो हाउएवर देयर हैज़ बीन नो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद बर्ड फ्लू। आपको बस याद रखना है कि सिंस H7N9 स्ट्रेन जो आया था, 300 लोग उसकी डेथ हुई थी 2016-17 में। उसके बाद ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं देखा गया है ह्यूमन इन्फेक्शन का ज़्यादा, मतलब लंबे स्तर पर। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी, ये मैं आपको बाद में समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये ह्यूमन है, बस आपको ह्यूमन देखना है। अगर आप क्या खा रहे हो, आपको चिकन खा रहे हो, तो चिकन के ये होते हैं सारे H1N1। अगर आप ये देखो, ये H10N4 ये था, ये कोई जानवर है इसका था, इसमें था, और भी चीज़ों में होगा। चिकन का ये सारे हैं H4N4, ये सारे चिकन के हैं। और ह्यूमन के अंदर आने के बाद ये हो जाता है। जो इन्फेक्टेड ह्यूमन देखे गए, इनसे ज़्यादा देखे गए हैं। H1N1 जो स्वाइन फ्लू होता है। H2N2 किसका है आपको देखना है, H2N2। तो H2N2 दिख जाएगा आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे। तो आपको याद रखना है, ऐसे ऐसे होता है चीज़ों का। जो होस्टिंग रेंज होती है कि किसी भी चीज़ से, जितनी भी चीज़ है और इसका इंट्रैक्शन ह्यूमन के अंदर हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, जूनोटिक डिसीज़। आपको याद रखना है। बर्ड फ्लू इज़ ऑल्सो नोन एज एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब आपको याद रखना है। क्या क्या हो सकता है, चिकन से हो सकता है, जैसे ऊपर डायग्राम में मेंशन है। आपको बत्तख से हो सकता है, क्रोल से हो सकता है, उसके बाद और भी गुएनिया फ्लू है,
बहुत सारी चीज़ों से आपको हो सकता है। अब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा, मैंने ऊपर आपको बताया था इन्फ्लुएंजा होता है, उसके टाइप होते हैं H1N2, उसके टाइप होते हैं। तो इन्फ्लुएंजा कितने प्रकार के होते हैं? A, B और C प्रकार के होते हैं। ओनली A, जो A टाइप है, इज नोन एज इन्फेक्टेड एनिमल एंड जूनोटिक। जूनोटिक मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ओनली A। अब प्री आपको कैसे घुमाएगा कि B and A इज अ जूनोटिक, ओनली B and A इन्फ्लुएंजा इज जूनोटिक इन्फेक्टेड एनिमल, ऐसे हो सकता है, पर नहीं, ओनली A है। इसके कुछ सब टाइप्स हैं, आपको याद रखना है। H5N1 आपको ऊपर जाके देखना है H5N1 किस लिए है, H7N9, H9N2, H10N3, ये सारे हैं। और टाइप B और C जो है, मतलब कि मोस्टली इन्फेक्टेड इन ह्यूमन, टिपिकली कॉज माइल्ड डिसीज़। अब ये क्या है, मोस्टली इन्फेक्टेड ह्यूमन, ये ज़्यादा इन्फेक्टेड करते हैं पर माइल्ड डिसीज़ करते हैं, तो ये आपको याद रखना। अब क्लासिफिकेशन क्या है इस चीज़ों का, क्लासिफिकेशन क्या है कि इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है क्लासिफाइड इनटू सब टाइप्स में होता है। देखो ये आ गया आपका, थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट होता है ये साइंटिफिक वर्ड पढ़ना। हीमोग्लूटिन करके है आपका, न्यूरोमिनिडेज करके है, तो आपको याद रखना है। इनके ही टर्म होती हैं H और N। अब वो जौन सा टाइप का है, जो भी टाइप का है, वो 2 कर लो, 3 कर लो, तो इसी हिसाब से बनता रहता है, आपको ये याद है। फॉर एग्जांपल वायरस H है, प्रोटीन उसमें 7 है, कोई वायरस N है उसमें 9 प्रोटीन है, तो इसको क्या होगा, H7N9 के रूप में इसको लिखा जाएगा। आपको बस ये याद रखना है। अब जो HPAI है, जो हमने ऊपर मैंने बताया आपको कि हाईली जो प्रोटीन, मतलब कि जो पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा है, जो वायरस है, कॉमनली मेनली बर्ड के अंदर मिलता है, जो हाईली है, वो H5N1 सबसे बड़ा वायरस है, डेडली, जिसमें मुर्गियाँ मरती हैं, ये सबसे बड़ा वायरस है H5N1। अब इन्फेक्टेड क्या हो सकता है इसके, मतलब बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कंट्री हो सकती है, पोल्ट्री इंडस्ट्री को हार्म कर सकता है, और फार्मर माइल्ड एक्सपीरियंस, हाई लेवल ऑफ मोर्टेलिटी, जो फार्मर होते हैं, जो खेती करते हैं, जो लाइवली स्टॉक क्या होता है कि अलाइड सेक्टर है फार्मिंग का, जिसमें आप मुर्गी पालन करते हो, फिशरी पालन करते हो, कोई एनिमल को रखते हो, रेयरिंग करते हो, ये सब अलाइड सेक्टर है, उनको बहुत हार्मफुल इससे देखा जाता है, क्योंकि फर्स्ट जो लाइन वर्कर्स होते हैं उनके लिए जो काम करते हैं वही हैं। फिर प्रिवेंशन क्या है कि आपको मतलब कि बायो सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए, गुड हाइजीनिक एरिया रखना चाहिए, इरिडिकेशन आपको लगा कि वायरस है तो उसे अलग करना चाहिए बीमारी को। इंडिया स्टेटस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के लिए, दोनों के लिए। जो फ्रेश केस है बर्ड फ्लू का, इज रिपोर्टेड इन डिफरेंट स्टेट इन इंडिया, डिफरेंट दिसंबर टू जनवरी के दिनों में देखा जाता है, ठंड टाइम पे। कॉजेज़ क्या होता है, अलार्म होता है कंट्री में, बहुत सारे देखा गया है, स्वाइन फ्लू फैल रहा है कि बर्ड फ्लू आ रहा है, तो दिसंबर जनवरी में देखा जाता है। जो प्रीवियस इन 2019 इंडिया वॉज डिक्लेयर फ्री, इंडिया डिक्लेयर एवियन इन्फ्लुएंजा से फ्री डिक्लेयर कर दिया है H1N1, एंड विच हैज़ ऑल्सो बीन नोटिफाइड, द WHO ने भी नोटिफाई कर दिया है, ये आपको याद रखना है। आपको एक चीज़ बताऊँ, आप सोचोगे कि डिक्लेयर फ्री यानी कि कोई भी केस नहीं है, नहीं, इससे मतलब नहीं होता कोई भी केस नहीं है। एक पैरामीटर होता है कि अगर कंटिन्यूसली केसेस नहीं आ रहे हैं, और ऐसे केसेस आ रहे हैं बहुत माइल्ड है, ठीक है ना, 1-2 केसेस है, देखो एक्सेप्शनल 10-20 केस हो सकते हैं, 50-100 केस हो सकते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसकी एक तरह से नेग्लिजिबल समझा जाता है। अगर 1,00,000-2 लाख केसेस आ रहे हैं, कई हज़ार केसेस आ रहे हैं, तो वो चीज़ कंडीशन है। एक चीज़ और, मैं यहाँ से चाइना घूमने गया, चाइना से इंडिया आया और मुझे एवियन इन्फ्लुएंजा हो गया या फिर बर्ड फ्लू हो गया, तो मैं उसमें काउंट नहीं हूँ, मैं चाइना से लेके आया, इंडिया में नहीं पैदा हुआ, मैं चाइना से लेके आया, तो आपको ये याद रखना है। दूसरी जो न्यूज़ आती है, आगे चलते हैं, तो मैंने आपको बहुत सारी टर्म बताई, इन चीज़ों को याद रखना है प्लीज़। आपको मैंने पूरा डायग्राम बताया कि कौन सा स्वाइन फ्लू है, कौन सा बर्ड फ्लू है, कौन सा सब चीज़ है। अब आता है लिंगायत। लिंगायत एक कम्युनिटी है जो हमेशा डिमांड करती है कि हमें एक सेपरेट माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए। हिंदू नहीं बोलते अपने आप को, कपड़े भले ही ऐसे पहनेंगे, आपको हिंदू लगेंगे, महात्मा लगेंगे, पर ये हिंदू नहीं, ये बोलते हैं, हमेशा डिमांड करते हैं। और जो इनकी ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो कर्नाटक के आसपास एरिया में है, कर्नाटक के, तो ये क्या डिमांड करते हैं कि ये एक सेपरेट अपने माइनॉरिटी स्टेटस चाहते हैं, जैसे और भी कम्युनिटी जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, ये सब माइनॉरिटी थे कि सेपरेट स्टेटस चाहते हैं। तो मैं आपको लिंगायत के बारे में बताऊंगा, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट होता है, बहुत साल से डिमांड कर रहे हैं पर अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। लिंगायत क्या है कि लिंगायत आर द फॉलोअर ऑफ 12th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म, एक तरह से सोशल रिफॉर्मर्स हैं। आपने वर्ण सिस्टम पढ़ा होगा लेटर वैदिक पीरियड में कि इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस सब चीज़ों को कम करने के लिए जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता था लोअर कास्ट को, उसको कम करने के लिए बुद्धिज़्म बना कि सब इक्वल है, जैनिज़्म आया सब इक्वल है, तो ऐसे ही लिंगायत आए थे सोशल रिफॉर्म के लिए। तो इनको क्या बोला जाता है, बासावाना एंड द हिज, जो उसके वचना होंगे, वर्सेस होंगे, मतलब कि उसकी फिलॉसफीज ये फॉलो करेंगे, ये उसकी फिलॉसफी है। दे बिलीव द प्रैक्टिस इन द फेथ आर डिफरेंट, इनके फेथ डिफरेंट है, ये डायरेक्टली ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करते कि ये सब चीज़ है।
जो आपको वैष्णवी से जी लॉर्ड शिवा दैट वन मेंशन इन द हिंदू मैथोलॉजी, हाउएवर शिवा दैट जो बासावाना वाले शिवा है ना, वो बोलते हैं कि हम हिंदू वाले शिवा नहीं है। इन्होंने भी शिव जी को डिवाइड कर दिया, एक बोलते हैं शिव जी हिंदू और ये बोलते हैं नहीं हम जो शिवा पूजा करते हैं वो हिंदू नहीं है। तो ऐसे कम्युनिटी को डिफरेंस किया जा रहा है थोड़ा सा, ऐसे ये होता है। अब मैं आपको बताऊँ, आपको ये आपको वर्शिप्स क्या है, सब है क्या, वर्शिप क्या है, सब एक सबसेक्ट है लिंगायत का, सबसेक्ट है लिंगायत के अंदर। ये क्या करते हैं, फॉलोवर जो होते हैं लॉर्ड शिवा को करते हैं, और जो इनके प्रिडिक्टेड हैं वो आपके बासावाना है, फाउंडर जो लिंगायतिज्म है इन सब चीज़ पे बनाया गया है। और रूट कहाँ से आती हैं इसकी, वेदास से आती हैं और अगमस से आती हैं। देखो जुड़ वेदास से रहा है, एक ही चीज़ से निकल रहा है, पर चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट है। तो ये सारी चीज़ें, ये वर्शिप नहीं करते, एनी गॉड की वर्शिप नहीं करते अदर देन शिवा। इस शिवा के अलावा किसकी वर्शिप भी नहीं करते, और ये बोलते हैं हमारे शिव जी डिफरेंट है जो आप शिव जी से पूजा करते हो। दे कैन फाउंड स्प्रेड द कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये सारे की बॉर्डरिंग टच स्टेट है। अगर आप कर्नाटक को देखोगे, इधर कर्नाटक आंध्र प्रदेश थोड़ा टच करता है, तेलंगाना से करता है, इधर महाराष्ट्र से करता है, और इधर आपका तो सारी चीज़ से करता है, केरला से भी करता है कर्नाटक टच। तो सारी वही कंट्री होगी आसपास कर्नाटक के टच जो करती हैं। अब बासावाना कौन है, ये 12वीं सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर है। एक रिवॉल्यूशन लेके आए थे कि बासावाना कैन लीड द ईयर आफ्टर द बुद्धा, कि जब बुद्धा का जो मूवमेंट था बुद्धिज़्म का वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इन्होंने लीड किया। एक कंटेम्पेरी किस चीज़ के था, शारानास। आपको थोड़ा याद रखना है, ये प्री के मैंने टर्म डाले हैं बिल्कुल, जो प्री में डायरेक्टली पूछेंगे। ज़्यादा थ्योरी में मत जाना कि वैष्णविज्म क्या है, ये क्या बासावानिज्म क्या है, इस पर मत जाना। who launched very strong spiritual, social and religious rebellion against the Brahminical। ये ब्राह्मण, देखो मैं आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को ब्लेम नहीं करना चाहता, थोड़ा उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, मतलब जो अनटचेबिलिटी थी ज़्यादा हो गई थी सोसाइटी के अंदर, उस सोशल जो इविल था कम करने के लिए जो चीज़ें थी उसके अगेंस्ट जाने के लिए इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की। डिक्लेयर द दैट वर्क इज़ ए वर्कशिप, कर्म ही आपका धर्म है। आपको याद रखना है, कर्म ही आपकी पूजा है। इन्होंने ऐसी बात की, इक्वल स्टेटस की बात की वुमेन को देने के लिए, ठीक है। इट्स ऑर्डर टू सोशल जो मूवमेंट था क्लोजली टू द पीपल, बासावाना बहुत इन सब के क्लोजली था, इन सब चीज़ों को फॉलो किया। तो आपको याद रखना है ये क्या थे, भगवान को तो मानते थे पर एक डिफरेंट शिवा को मानते थे, और इनकी फिलॉसफी जो मैंने बासावाना बताई, आपको वर्षा वाली बताई है, इन सब चीज़ को ये मानते थे। तो 2018 में कई बार डिमांड कर चुके हैं, हाई कोर्ट में अपील कर चुके हैं, स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेड कर चुके हैं, इवन स्टेट गवर्नमेंट यूनियन से रिकमेंडेड कर चुकी है इनको सेपरेट स्टेटस के लिए, पर इन्हें आज तक नहीं दिया है। ये चाहते हैं एक सेपरेट माइनॉरिटी, जैसे बुद्धिज़्म जैनिज्म मंदिर तो जाते हैं पर उनका एक डिफरेंट भी चीज़ है, तो ये भी एक ऐसी चीज़ की डिमांड करते हैं। आगे चलते हैं, अब दूसरा जो आता है IMD से रिलेटेड, आगे चलेंगे। अभी मुंबई है, बारिश बहुत पड़ती है, सीवेज जाम हो जाते हैं, जो उनकी सब चीज़ें सब ब्लॉक हो जाता है, पानी भर जाता है। तो IMD ने ऑरेंज अलर्ट दिया है, जो विदर्भा रीजन है, बारिश ज़्यादा होगी, हैवी रेनफॉल होगा, प्लीज़ सावधान रहना, ऐसी जगह मत जाना जब पानी ज़्यादा बढ़ जाए। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और उसके अलर्ट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट स्टेट में आप देखोगे IMD वहाँ पे अलर्ट देता है इन सब चीज़ों के। तो हम जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे। IMD क्या एक डिपार्टमेंट है, आपको पता ही है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो इस्टेब्लिश हुआ था अंग्रेज़ों के टाइम पे 1875 में, यानी कि आप लगा सकते हो ये 18 में ही इस्टेब्लिश किया गया था, अंग्रेज़ों के ज़माने का है ये। एजेंसी किसके अंदर आती है, अब डिपार्टमेंट है तो कि मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड साइंस इसके अंदर ये आता है। एक प्रिंसिपल एजेंसी क्या है, रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर द मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फॉरकास्टिंग और सिस्मोग्राफी, जो ये भूकंप आप पढ़ते हो, सिस्मोग्राफी, इन सब चीज़ों का। आपको एक चीज़ बताओ, एक ऐप है सफ़र, पैन इंडिया नहीं है, कुछ कुछ स्टेट के अंदर है, सफ़र ऐप है, आपने सुना होगा, वो भी आपको वेदरिंग दिखाता है, वो भी पॉल्यूशन लेवल बहुत सारी चीज़ दिखाता है। तो सफ़र जो है वो किसकी देन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की देन है और IMD की देन है। थोड़ा डिफरेंट है, एयर क्वालिटी इंडेक्स से, एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स से सफ़र डिफरेंट है, आपको याद रखना है, वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है, पर एयर क्वालिटी इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आता है, जिसे CPCB पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन दिखता है, पर थोड़ा आपको डिफरेंस याद रखना है। अब मैं बताता हूँ, वार्निंग कोड इशू करता है, डिफरेंट अलर्ट इशू करता है पब्लिक के लिए कि आप बच के रहें, हैजार्डियस आने वाला है, डैमेज होने वाला है, चीज़ें होने वाली हैं, कोई साइक्लोन आता है तब भी इशू करता है। तो उसका ग्रीन है, ग्रीन तो आपको पता ही है, हरा सिग्नल, ऑल इज़ वेल, 3 इडियट, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। येलो होता है बी अवेयर, भाई थोड़ा सा अवेयर रहो, जैसे आपकी लाइट जलती है, ग्रीन लाइट जली कोई दिक्कत नहीं, येलो जली थोड़ा देखो, रुको, रेड होने वाली है उसके बाद चल, तो एक क्या इंडिकेट किया जाता है कि येलो सिग्नल।
उससे ऊपर क्या होता है ऑरेंज, इन्होंने रेड, देखो रेड 3 लाइट होती है ना, रेड से पहले ऑरेंज रख दिया। ऑरेंज मतलब है इशू होता है वार्निंग, एक्सट्रीम बैड वेदर, पोटेंशियल कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डीरेल हो सकती हैं, रोड उखड़ सकती हैं, तो ये सब पावर सप्लाई कट हो सकती है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए, ये सब चीज़ होंगी। अब रेड अलर्ट क्या है कि टेक ए एक्शन, ऑल इज़ वेल, बी अवेयर, थोड़े सतर्क हो जाओ और बी प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाओ, कुछ ना कुछ हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट रहता है 50-50 का। अब रेड अब तो हो गया, अब तो एक्शन लेना पड़ेगा आपको, तो एक्सट्रीमली वेदर कंडीशन हो जाती है, सिग्निफिकेंस क्रिएट हो जाती है, डिस्टर्ब ट्रैवल हो जाता है, पावर कट हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, उसके लिए रेड अलर्ट निकलता है। दीज अलर्ट आर यूनिवर्सल इन नेचर, ये यूनिवर्सल नेचर है, इशू ड्यूरिंग द फ्लड आ जाए, साइक्लोन आ जाए, जो आपको चीज़ें पता हैं उससे चीज़ों के निकाले जाते हैं। फॉर द इंस्टेंट व्हेन द वाटर इन द रिवर इज़ अबव द नॉर्मल लेवल, मतलब देखा है पानी, कहते हैं कि रिवर का वाटर लेवल बढ़ गया है, कम हो गया है, सब चीज़ वार्निंग जो निकालते हो येलो अलर्ट से निकालते हैं, उसमें कोई ऑरेंज और रेड अलर्ट नहीं निकालते। बी अवेयर, अवेयर रहो, जब वो ज़्यादा फ्लडिंग कहीं आएगी उसके बाद ऑरेंज निकाला जाएगा कि अब हो सकता है, सावधान रहो, और जब आ जाएगी तो एक्शन लेना पड़ेगा, रेड अलर्ट कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। आगे चलते हैं, ये एडिटोरियल मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊँगा। तालिबान, चलो अभी पढ़ा देता हूँ। ये क्या है कि इंडिया को तालिबान के साथ बात करनी चाहिए, एक नेसेसरी कंडीशन है। अब इतना आपने पढ़ा, ठीक है, आप नीचे मत पढ़ो क्या लिखा है, क्यों करनी चाहिए, आपके दिमाग में एटलीस्ट 2-3 पॉइंट तो होंगे। हाँ, क्यों करनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर इंडिया बात नहीं करता तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, पाकिस्तान उसको यूज़ करेगा इंडिया के लिए, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। फिर दूसरी बात, आपको पता है अफगानिस्तान में इंडिया ने अबाउट 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, सलाम डैम बनाया है, पार्लियामेंट बनाई है, हॉस्पिटल बनाए, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, स्कूल्स बनाए हैं, उसके बाद रोड्स डेवलप की हैं, इतना इन्वेस्ट किया, वो सब बेकार जाएगा। क्यों किया है कि इंडिया को एक तरह से वहाँ पे एक चीज़ स्टेबल हो पाए, इंडिया की अच्छी फ्रेंडशिप हो, इंडिया वहाँ पे अपनी चीज़ें बना पाए, और उसके बाद वहाँ से सेंट्रल जो एशिया है या फिर इधर का ईस्ट वाला एशिया है, वेस्ट वाला एशिया है, इसमें वो अपनी चीज़ों को फैला सके, जो एनर्जी सेक्टर का जो बातें होती हैं वो सब कर पाए। तो इसलिए दूसरी चीज़ है, अगर इंडिया नहीं करता तो चाइना बैठा है तैयार करने के लिए, वन बेल्ट जो उसका है मिशन, उसमें जोड़ सकता है और सारी चीज़ों में जोड़ सकता है, तो उसका एक रीज़न है। और सबसे बड़ा रीज़न क्या है, टेररिस्ट। अगर आप बात नहीं करोगे तो टेररिस्ट बढ़ेंगे, वो इंडिया के खिलाफ आ सकते हैं, इंडिया ने हमसे बात नहीं की। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसको आपको इनडायरेक्टली मेंशन होने चाहिए, इनडायरेक्टली आपको पता होने चाहिए। तो इसमें भी यही बात करेंगे। ये देखो, ये 2 सिटी के नाम है आपका, जल्दाबाद और हीरत, इनके बस नाम याद रखना। ये मैच द फॉलोइंग में कई बार यूपीएससी पूछता है, सिटी जितने डिस्प्यूट, जैसे बद्दाख हो गई, सीरिया की सिटीज़ हो गई, इजराइल की हो गई, उसके बाद आपका ये जहाँ पे इशू मतलब चलते हैं, तो आपको बस याद रखना है कि आपको एक विंडो है, इसने कुछ रेशनल बताएं, पॉइंट्स बताएं कि टॉक करनी चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट जो बताते हैं इंडिया ट्रस्ट पार्टनर अनईजी, लुक टूवर्ड्स इंडिया, चाइना। देखो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, ये आप खुद पढ़ लेना। अगर इंडिया पीछे हटता है तो चाइना कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा, तालिबान से बात करेगा, चीज़ें डेवलप करेगा। अब चाइना भी हमारा रिवेलबिलिटी अगेंस्ट रहता है इंडिया के, तो उसमें भी चाइना भी यूज़ कर सकता है, पकड़ बना सकता है उस एरिया में। तो ये सारा एक कारण है। दूसरा जो कारण इन्होंने बताया वो बताया पाकिस्तान फैक्टर, जो मैं आपको ऊपर ही बता सकता हूँ। पाकिस्तान उसको यूज़ कर सकता है क्योंकि हमारे नेबर भी है। पाकिस्तान तालिबान की रिलेशन वैसी अच्छी बताई जाती है, पाकिस्तान बैक सपोर्ट करता है तो और अच्छी हो जाएगी। तीसरा जो रीज़न बताया इन्होंने, वाइडली कंसिडर जो बताया इन्होंने, जो करना चाहिए कि सोवरेनिटी क्लेम जो चीज़ों को होता है, लेजिटिमेटी, जो तुरंत आप लाइन है, ये सब चीज़ें कर रहे हो कि पाकिस्तान को लड़ने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, तालिबान को सेपरेट कर सकते हो। वन ऑफ द रीज़न हमारा अफगानिस्तान में क्या था कि हम क्या था, 2 फ्रंट से घेरना चाहते थे पाकिस्तान को। यहाँ से तो घेर ही रखा था, इंडिया का बॉर्डर था, और इधर से भी जो दुरंत लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर को डिफाइन करती है। और कहीं ना कहीं जो POK का रीजन है जहाँ से टच करता है अफगानिस्तान इंडिया से ऊपर के रीजन से, उसे भी दुरंत लाइन बोला जाता है। और पाकिस्तान इंडिया की कौन सी आपको बताना है, फिर मैकमोहन जो चाइना इंडिया की, तो पाकिस्तान की कौन सी है, ये रीज़न है। उसके बाद क्या, सिक्योरिटी ऑफ द सिविलियन। देखो हम एक ह्यूमैनिटी पे बिलोंग करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं, उससे क्या होगा, देखो दिल्ली के अंदर कितने अफगानी रहते हैं, उससे क्या होगा कि ये माइग्रेट बढ़ेगा, लोग इधर उधर भागेंगे, दूसरी कंट्री में जाएंगे, वहाँ की कंडीशन पे वर्स्ट करेंगे। वर्स्ट क्यों करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, जो आपको वो जनसंख्या गणित हिंदी में बोलते हैं वो इंक्रीज़ होगा, इन सब चीज़ों का होगा। फिफ्थ क्या बोलते हैं कि मतलब एक तरीके से कि जो सिचुएशन है, मतलब कि एक तरह से डिसमेंटल इंडिया इंटरेस्ट, मतलब एक तरह से ऐसा सोचा जाएगा कि इंडिया का इंटरेस्ट नहीं है, अफगानिस्तान भी सोचेगा। इन सब चीज़ों का एक चीज़ है, चाइना और
पाकिस्तान एक साथ आएंगे, वहाँ पे चीज़ें करेंगे। कहीं ना कहीं वही है, एक सोशल सिक्योरिटी का भी इशू है, इन सब चीज़ का इशू है। तो एट लास्ट में यही इन्होंने बोला है कि ओपन हमें टॉक करनी चाहिए, जैसे हमने अभी पाकिस्तान के साथ की है टॉक की। अब हमारी बैक चैनल टॉक्स पाकिस्तान से चल रही है, तो इससे सीज़ फायर कम हो गए हैं बॉर्डर में। बैक चैनल क्या मतलब, फॉर्मली नहीं है, इनफॉर्मली पीछे पीछे बात कर रहे हैं कि आप मत करो, हम भी नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा गया जो LOC आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे जो है सीज़ फायर है वो बहुत कम हो गए हैं। तो ऐसे ही टॉक करना चाहिए, बैक चैनल हो या फ्रंट में आगे बात करनी चाहिए, इससे एक अच्छा इशू निकलता है। फिर आपका प्रोएक्टिव एंगेजमेंट होगी तालिबान के साथ। देखो वो भी एक तालिबान है, बोलते हैं कि वो क्यों बना, उसकी एक हिस्ट्री पढ़ो तालिबान की। वो कहीं ना कहीं पावर में आने के लिए बना था, जैसे हमारे नक्सलाइट लड़ते हैं चीज़ों के लिए, तो वो भी उनके थे, वो भी उनके, तो उनको भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। वो भी चाहते हैं शांति हो। फिर उसमें क्या है कि जो हमारी स्ट्रेटेजी है इंडो पैसिफिक को हमें कंट्रोल करना है। फिर हमारा देखो इंडो पैसिफिक पे ध्यान दें, इधर ध्यान दें, पहली बात ये आएगी कि इधर की साइड ध्यान दें, इंडो पैसिफिक पे ध्यान दें, और वहाँ पे शांति होगी, वो हमारे साथ होंगे, तो हम इंडो पैसिफिक पे अच्छा फोकस कर सकते हैं। तो लास्ट में यही बोलेंगे कि आइडियल वर्ड चाहिए। फिर ये वे फॉरवर्ड में बड़ी बड़ी बातें करेंगे कंक्लूजन के अंदर कि न्यू दिल्ली मस्ट भी आना चाहिए सब चीज़ों के साथ। हमारा IC 814 आपने एक विमान सुना होगा, उसको हाईजैक किया गया था 1999 में दिसंबर में, जब पे आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो तालिबान ने ही वो कैप्चर किया था। अगर ऐसे वर्स्ट कंडीशन रहे तो तालिबान और पावरफुल होगा, उसे एक कंट्री मिलेगी रहने के लिए, वहाँ की इकनॉमी सोशल चीज़ें वो यूज़ कर पाएगा, तो वो और पावरफुल हो सकता है। तो सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है। देखो हम कोई न्यूज़ नहीं पढ़ते कोविड-19 से कि कैसे वैक्सीन डेवलप की जा रही है, क्यों की जा रही है, क्योंकि डेली आपको 50% जो हिंदू है वो आजकल इसी बेस पे आ रहा है। बस इसमें क्या बताया गया है कि जो गलती गवर्नमेंट ने पहले की है वही गवर्नमेंट ने अभी रिपीट की है। 1980 का टाइम था, हेल्थ सर्विस पे ध्यान दिया गया, फॉरेन से चीज़ें लाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया गया। उसके बाद देखा गया कि हमने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम था आपका, बहुत सारे प्रोग्राम थे, और कहीं ना कहीं इसमें फेलियर हमारा देखा गया। क्यों देखा गया? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। मैंने ऊपर निकाल दिया, देखो फाइनेंशियल कंडीशन, जो वैक्सीनेशन हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो अपग्रेड नहीं है चीज़ों को करने के लिए। तो इन्होंने यही बोला है कि जो आपने सेंट्रल जो पैकेज अनाउंस किया है कि जो कोविड इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज है सेकंड फेज में, वो कम है अकॉर्डिंग टू, कई बार मैं बता चुका हूँ, आप बहुत सारी मेंशन चीज़ें कर सकते हैं, तो वो कम है। उसके बाद जो वर्क फोर्स शॉर्टेज है, आप खुद देखो कितने हज़ार पे कितने डॉक्टर हैं, कितने हज़ार पे कितने डॉक्टर हैं। अब पेंडेमिक में क्या देखा गया आपने कि ICU, मेरी सिटी के अंदर 50 वेंटिलेटर आए थे, वेंटिलेटर ICU बेड थे, पर ऑपरेट करने के लिए एक मात्र 5 डॉक्टर थे। उस वजह से गवर्नमेंट ने 20 जो वेंटिलेटर प्राइवेट को या फिर कहीं और शिफ्ट किए। क्यों? कि लैक ऑफ वर्क फोर्स। जो ICU होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, उसके बेड्स होते हैं, वेंटिलेटर, उनके एक प्रोफेशनल आदमी हैंडल कर पाएगा, उससे चीज़ के लिए आपके नहीं है। इवन डॉक्टर्स नहीं है। अब मेंटल डिसऑर्डर स्टार्ट हो गया, लोगों को मानसिक बीमारी स्टार्ट हो गई, हम उसे समझते नहीं। जो साइकेट्रिस्ट होता है उस चीज़ को देखता है, वो हमारे पास 0.3 है, 1 लाख पॉपुलेशन पे डॉक्टर्स हैं वो वाले। आप खुद देखो उस बीमारी के डॉक्टर नहीं है इंडिया में। जो चीज़ स्टार्ट हुई, मेंटल स्ट्रेस स्टार्ट हो गया, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। फिर लास्ट में इन्होंने यही बोलेंगे कि आपको वैक्सीनेशन ऑफ द हेल्थ स्टाफ, उन पे भी ध्यान देखना है, आपको डॉक्टर लगाओ उनकी वैक्सीनेशन पे। एक ब्रॉड पिक्चर चाहिए हमें, ऐसा नहीं है कि हम एक तरफ से इस सब चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर को शॉर्टेज कर दें, एक तरफ से हेल्थ को आपको अच्छा करना होगा। जो इंडियन नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई है 2017, उस पर को थोड़ा ध्यान देकर फोकस करना होगा, उसे और मॉडर्नाइज बनाना होगा। कि 2017 में कोई कोविड नाम की चीज़ ही नहीं थी, पर अब जो सिनेरियो है 2020-2021 का पूरा सिनेरियो टोटल चेंज हो चुका है। उस सब चीज़ को ध्यान देके आपको सोचना होगा हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में। अब तो एजुकेशन के बारे में सोचना, क्योंकि जो आपने बनाई थी चीज़ें वो कहीं ना कहीं फॉल कर गई हैं। पोषण अभियान जो आपने चलाया था वो कहीं ना कहीं बेकार हो गया। जो आपने माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, वेस्टिंग, स्टंटिंग के लिए प्रोग्राम चलाया था वो कहीं ना कहीं इसमें डाउनफॉल देखा गया। दूसरी जो न्यूज़ आती है टूल आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैंने आपको एक अवेयरनेस के लिए बता देता हूँ। मैन कैन नॉट लिव बाय द इंटरनेट अलोन। आप इंटरनेट के साथ जिंदा नहीं रह सकते। द रियल वर्ड रूटेड इन द अर्थ में उठता है, और सॉइल कैन क्रिएटेड वेल्थ टू। एक सॉइल के अंदर, ज़मीनी के अंदर इंसान बनता है। किसान जिंदाबाद। तो मैंने लिख देता हूँ थोड़ा पढ़ते पढ़ते, मतलब क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों को पढ़ता हूँ अच्छे से, मतलब मज़ा आए पढ़ने में, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए।
कि इसमें यहाँ से तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें चीज़ों की बात की है, पर्टिकुलर चीज़ों की, ये हैं वो हैं, ऑनलाइन ये है वो है, सब चीज़ें डेवलप कर रही हैं, पर एक किसान है, एक जो सॉइल वाला व्यक्ति है, उसको डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन डाटा सेट ए न्यू फ्यूल, अच्छा सही बात है कि इन्फॉर्मेशन डाटा एक न्यू फ्यूल है मॉडर्न इकोनॉमी के लिए। इंटरनेट मेक द वर्ल्ड गो अराउंड एंड अराउंड, द स्टॉक वैल्यूएशन, न्यू एज कंपनी आई, बहुत सारी चीज़ों में रिवॉल्यूशन देखा गया। इवन इंटरनेट एजुकेशन आपने देखा होगा, मेडिसिन देखा होगा, बहुत सारा रिवॉल्यूशन देखा गया। पर इसका जो स्टेटोस्फेयर है, स्टेटोस्फेयर क्या बोलते हैं, देखो पहले क्या होता है आपका क्या होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर आता है स्टेटोस्फेयर, जो मतलब वहाँ तक कहते हैं कि इन्वायरमेंट वहीं तक होता है, उसके ऊपर नहीं होता चीज़ों में। तो स्टेटोस जो फेयर है सब चीज़ का, मतलब पूरा जो एक सर्किल है वो एक लिमिटेड है, स्पेस के अंदर लिमिटेड है, इतना बड़ा नहीं है। तो यू कैन नॉट ईट इंफॉर्मेशन, एवरीवन कैन नॉट लिव इंटरनेट बबल, आप उस बबल के अंदर इंटरनेट के नहीं रह सकते, आप इन्फॉर्मेशन खा नहीं सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए, फूड चाहिए, क्लोथ चाहिए, वाटर चाहिए, हाउसिंग चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, फ्लावर चाहिए, पोएट्री चाहिए, आर्ट चाहिए। ये सब चीज़ें इंटरनेट से आप नहीं ले सकते। वी नीड एजुकेशन इन द स्कूल, यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ना है कि ब्लड चाहिए विद द ब्रीज, मतलब इन सब चीज़ हमें चाहिए, म्यूज़िक चाहिए। तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए कि इंटरनेट ही सब कुछ नहीं कर सकता। दे मे नॉट मेक योर बिलियनियर, मतलब बिलियनियर आपको नहीं बना सकता, अभी इन सब चीज़ों को छोड़ दोगे पीछे। एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको रहना चाहिए, रूटेड इन द अर्थ एंड द सॉइल, आई स्पीक कैन बी क्रिएटेड वेल्थ टू। तो यही बात बोलेंगे, डू योर जॉब विद पैशन एंड द कमिटमेंट। जो लोग हैं, जो किसान लोग हैं, अपनी जॉब पैशन से करें और कमिटमेंट से करें। तो ये सारी इसमें बात थोड़ा अच्छा लगा पढ़ने में, इसलिए मैंने बता दिया। अब ये आता है प्रोस्टिक्यूटर नॉट ए प्रोस्टिक्यूटर। इसमें क्या है कि जो प्रोस्टिक्यूटर्स होते हैं, मतलब क्या है कि केस आया था आपका, संत स्वामी फादर थे, उनको मतलब भीमे कोरेगांव में जो वायलेंस क्रिएट हुआ था उसके ऊपर उनको UAPA 1967 लगा के जेल में रखा गया था, और उनको ऑलरेडी बहुत सारी बीमारी थी। उन्होंने मेडिकल लीव के लिए अप्लाई किया था, पर वो हाई कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है, तो उनकी डेथ हो जाती है बाद में। तो एक तरह से ह्यूमन नेचर देखा गया, ह्यूमनसी को हमने पीछे कर दिया। तो वही बोलते हैं जो प्रोस्टिक्यूटर होता है, वो कभी कभी उसे प्रोस्टिक्यूटर के बारे में सोचना चाहिए, वो काम क्या कर रहा है उसे सोचना चाहिए, उसका मतलब कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, वो सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। किसी की मजबूरी है, उसने पता है वो बीमार है, वो लिख नहीं पा रहे थे अपने मतलब कि जेल के अंदर उन्हें बताया गया, वहाँ की जो जेल के जो ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि लिख नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। उसके बाद भी जो प्रोस्टिक्यूटर था, मतलब जो भी उनके खिलाफ केस था, कुछ भी था, उसने फिर भी ऐसी चीज़ पेश की कि कम उनको जेल से बाहर ना आने दिया जाए। ठीक है, 85 साल का वो इंसान थे, वो क्या करते और बीमार थे ऊपर से, तो कम से कम उस चीज़ के बारे में एक ह्यूमन नेचर होना चाहिए, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। ठीक है, इवन चाहे वो कितना बड़ा भी आदमी हो, मतलब कैसा भी आदमी हो, कितना भी उसने गलत काम किया, उसकी सज़ा मिलेगी, पर ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए। आपको ह्यूमन जो लॉज हैं, आपको ह्यूमैनिटी के जो लॉज हैं, ह्यूमन राइट्स की जो चीज़ें हैं, उनको कम से कम दिमाग में रखना चाहिए। इसमें यही बोला है। अब ये बोला है कि इसमें क्या है कि अनसर्टेनिटी इन द, मतलब है क्या चीज़ है, डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। दो कंट्री हैं, एक ओपेक, मतलब दो ग्रुप हैं, ओपेक और ओपेक प्लस। जो ओपेक के अंदर आते हैं, इसे लद्दाख डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, ये ग्रुप बनाया गया था। जितनी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, 13 कंट्री हैं इसके अंदर, कई बार बता चुका हूँ, आज रिपीट नहीं करूँगा। और उसके बाद जो कंट्री में तेल मिला, फिर वो भी प्रोडक्शन करने लगी, वो फिर ओपेक प्लस उन्होंने अलग से बना लिया। अब क्या बोलते हैं कि वो क्या करते हैं, सप्लाई कट करते हैं कि डिमांड बढ़ेगी, पैसा राइज होगा। ये बोलते हैं कि सप्लाई बढ़ाओ, हम भी बोलते हैं, इंडियन भी बोलते हैं सप्लाई बढ़ाओ कि पैसा कम होगा। तो इस सब चीज़ का इशू है डिमांड एंड सप्लाई का, तो उसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, डिमांड के ऊपर, ऑयल डिमांड के ऊपर उसमें नहीं जाएंगे। मैंने ऊपर से आपको रिव्यू दे दिया, पर आपको ओपेक और ओपेक प्लस नेशन पढ़ना है, कौन कौन से, मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ। आगे चलते हैं। आगे आती है कि लाइट वेट एंटी टैंक मिसाइल टेस्टेड बाय DRDO। इसको मैं अलग से पढ़ाऊँगा। एक आकाश मिसाइल है, आकाश मतलब हवा में फायर करने, आकाश ऊपर होता है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये आपको याद रखना है प्री के लिए। इसका टेस्ट किया है, DRDO ने डेवलप किया, इंडिजीनियसली डेवलप, क्योंकि भारत ने अपने ऊपर से बनाई है। और मैन पोर्टेबल, आपने देखो कंधे पर रख के एक मिसाइल को चलते हैं, आपने कभी आर्मी वालों को देखा होगा। रॉकेट लॉन्चर नहीं, एक मिसाइल भी होती है उस टाइप की रॉकेट लॉन्चर की, इसे मिसाइल है ये। तो इस टाइप की मिसाइल है कि वो इसे पोर्टेबल कर सकते हैं, एक मैन इसे उठा के कहीं ना कहीं रख सकता है। और इसे असाग जो NG वेपन सिस्टम है, मतलब उसमें इसे डेवलप किया जाएगा। और एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स होते हैं, उसमें भी आप इसको फिट कर सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं 25 किलोमीटर की रेंज को। तो आपको ये बता दें, मैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन बताऊंगा अपने नोट्स के अंदर से। आकाश एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, बिल्कुल हमें पता है। फर्स्ट एवर वेपन है, जो प्लेटफॉर्म है एक्सपोर्टेड बाय द कंट्री। देखो, हमारी चीज़ें बनने से हम एक्सपोर्टिंग कंट्री बनते हैं, हम चीज़ों को सप्लाई करते हैं, रेवेन्यू हमारे जनरेट होता है। इंडिया बिल्ड फास्ट
जो पेट्रोल बोट सिस्टम है, हेलीकॉप्टर से एम्यूनेशन, उसमें मतलब इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। रेंज इसकी 1.8 से 2.5, सॉरी रेंज नहीं, मतलब हाँ रेंज जो मिसाइल की है, मैक होता है कि साउंड की स्पीड से कंपेयर करते हैं, इतनी इसकी स्पीड है। लॉन्च कर सकते हैं, टैंक से लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ों से इसे लॉन्च कर सकते हैं, आपको पता ही है। और ऑलरेडी भी इंक्लूडिंग इंडियन एयरफोर्स को भी दे दी गई है 2014 में, इंडियन आर्मी को 2015 में। रेंज 25 किलोमीटर है। इडेट कीपिंग इन द हेलीकॉप्टर, फ्लाइटर, ड्रोन, ये सब चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। क्रिटिकल जो चीज़ें हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए, फाइटर को, ड्रोन को, इन सब चीज़ को। ऑलमोस्ट 96% जो मिसाइल्स है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंडिया में इंडिजीनियस हुआ है। तो 96% है, यानी कि इंडिजीनियस ही ऑलमोस्ट इसको मानो। कुछ पार्ट होंगे 2-4% वो आपने बाहर से मंगाए होंगे। और मल्टी टारगेट इन द बोथ द ग्रुप मोड एंड द ऑटोनमस बहुत तरीके कर सकता है रियल टाइम में, उसी टाइम पे। और इसमें बिल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी काउंटरिंग मेजर है, ई-कॉमर्स सिस्टम इसमें डेवलप किया गया। इतना डीप नहीं जाऊँगा क्या सिस्टम होता है, ये सब चीज़ें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन से वर्क करता है। कुछ साइलेंट फीचर इसके याद रखने हैं। न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, न्यूक्लियर भी इसमें डाल सकते हो। आकाश कैन फ्लाई एट द स्पीड 2.5 मैक और 1860 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है ऑलमोस्ट, यानी कि आपने 1 सेकंड में ही 860 किलोमीटर जा सकती है। उसेन बोल्ट 9 सेकंड में 100 मीटर करता है, तो आप देख लो उसके हिसाब से कितनी है। 9 सेकंड में 100 मीटर करता है, ये 1 सेकंड में 860 है। एंड कैन मैक्सिमम जो हाइट है इसकी मतलब 18 किलोमीटर तक, रेंज 25 किलोमीटर तक जा सकती है। ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर इन्होंने बोला है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो इसको, मतलब एरियल टारगेट जैसे फ्लाइट जेट होते हैं, ठीक है, एयर टू सरफेस में भी इसे आप कर सकते हो, हेली एरोप्लेन में लगा के, फाइटर जेट में लगा के वहाँ से भी कर सकते हो। बैलिस्टिक मिसाइल भी इसको कर सकते हो। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। इसकी कुछ हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है कि फर्स्ट जो टेस्टेड किया गया था 1919 में किया गया था, डेवलप इसको 1997 थोड़ा कंडक्ट और किया गया था। मतलब चीज़ों को एक बार टेस्ट नहीं, कई बार करते हैं। इसको टेस्टेड जो साइमल्टेनियसली टारगेट भी चीज़ें की गई 2005 में। और आकाश MK2 केम अप विद अ लॉन्ग रेंज, इसकी रेंज बढ़ाई गई, SAM सिस्टम लगाया गया। तो आप कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन 1990 से इसको टेस्ट किए जा रहे थे, बाद में इसको कर दिया गया अंदर फिट चीज़ों में सप्लाई कर। ऊपर मैं बता ही चुका हूँ आर्मी ने कब आई, और आपकी एयरफोर्स में 2014 और आर्मी में 2015 में इसको लेके आई। इतनी कॉस्ट इसकी लगती है, और हम इसे अब एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको देख लो इन सब चीज़ कितना फ़ायदा हमारा इन सब चीज़ में हो सकता है। आगे चलते हैं। आगे जो न्यूज़ आती है वो आती है रिलेटेड टू आगे जो न्यूज़ आती है वो आती है इंडिया साइन ए 26 पैक फाइट ड्रग मेनेंस। मतलब जो ड्रग सिस्टम चलता है ना, देखो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है पूरे वर्ल्ड में, आप याद रखना। कुछ क्राइम आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा जो क्राइम है वो शायद मनी वाली लॉन्ड्रिंग, इलीगल चीज़ों का है। दूसरा क्राइम वेपन का है शायद, दूसरा ड्रग का है, तीसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो क्राइम होता है, पैसों के हिसाब से देखिए इतने ट्रेड होता है इसका, तो ऐसे है। एक बार आप देख लेना, तो ड्रग एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो उसको देखते हुए बहुत सारे नेशंस के साथ जो आपका नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, ये किसके अंदर आता है, NCB, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। इसने क्या किया कि बहुत सारे MOU साइन किए हैं। मतलब आप हमें कुछ प्रदान करना कि पाकिस्तान से कोई चीज़, एज ए एग्जाम्पल पाकिस्तान से ड्रग सप्लाई हो रहा है, तो पाकिस्तान इन्फॉर्म करेगा इंडिया को, इंडिया से वहाँ जाकर इंडिया इन्फॉर्म करेगा उनको। तो एक तरह से ऐसे ड्रग कंट्रोल करने के लिए, सब चीज़ों के लिए चीज़ डेवलप हुई है। इतने सारी चीज़ें हैं। इस शार का ड्रग ऑफेंसिव मॉनिटरिंग है, ब्राज़ील का, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन कंट्री के साथ। फिर सेंट्रल स्टेट एजेंसी है, नारकोटिक कोऑर्डिनेशन सेंटर डेवलप किएंगे। सेंट्रल स्टेट भी करेंगे, इंटरनल भी करेंगे और एक्सटर्नल भी करेंगे। तो इन सब चीज़ के लिए ऐप लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है, बस ये याद रखना है, सिम्स, सीज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम 2019 में। ऑल द ड्रग लॉ इन्फॉर्मेस्ट एजेंसी अंडर मैंडेटरी नारकोटिक ड्रग कंट्रोल एंड आपका साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट NDP के अंदर से MHA नोटेड किया। तो सिम्स आपको याद रखना है, ये ड्रग से रिलेटेड, इसमें सारा डाटा ड्रग का कितना सीज हुआ, कहाँ है, कैसा है, पैन इंडिया बेसिस पे इसी में नोट होगा। इसकी रिपोर्ट हम किसी और नेशन को बता सकते हैं कि ठीक है इतना ये आया वो आया। तो आपको सिम्स याद रखना है, सिम्स किस चीज़ के लिए है। ये पैगेसस तो पता नहीं कितना फैल गया है। फिर इंटेलिजेंस एजेंसी, वही पैगेसस की बात करेंगे कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ IB, RAW, ये कहाँ है, क्या कर रही थी, इन सब चीज़ों का चल रहा था। किस बात की आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी चीज़ों के, आपके मिनिस्टर्स के फ़ोन है क्या, ये कहाँ काम कर रही है। सही बात है, क्वेश्चन मार्क उठेगा। फिर जो इशू आता है रीड अबाउट द, मतलब इन्होंने बोला है कि जो मोहन भागवत है, पता नहीं आज कैसे लिबरल चीज़ें बोलने लगे हैं एक तरीके से, हाँ ठीक है, ऐसी सोशली चीज़ें बोलने लगे हैं कि मुस्लिम भी इंडिया का पार्ट है, जो मुस्लिम के साथ हार्म करता है वो हिंदू नहीं है, कि CR NRC से मुस्लिमों को मतलब नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल भी हो सकता है, ठीक है, चीज़ों में इक्वलिटी होनी चाहिए। तो मैं आपको CA, NRC, NPR मैंने खुद ऐड किया है, क्योंकि NPR भी इनसे रिलेटेड ही है कहीं ना कहीं।
इन सब चीज़ों को मैं आपके बारे में लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं ख़त्म कर देता हूँ। CBSE का रिजल्ट 25 जुलाई के आसपास आ सकता है। अब जो स्पाउस होती है, जैसे आपके हस्बैंड किसी गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उसकी स्पाउस मतलब वाइफ को या फिर वाइफ करते हस्बैंड को पेंशन मिलती है। अब इन्होंने थोड़ा उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, सस्पेंड किया जा रहा है फैमिली को पेंशन से, वो पेंशन ना दी जाए। अगर कोई करप्शन केसेस में था, वो केस चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों में अंदर है। तो वो जब आएगा निकल के, पॉलिसी ला रही है, अमेंड करने की चीज़ें ला रही है, अमेंड होगी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कभी कोई चीज़ जो बताई जाती है वो UPSC नहीं पूछता है। जब वो प्रॉपर तरीके से लॉ बन जाता है कोई बिल या फिर पूरा तब से रूल बन जाता है, तो उसके बाद उस चीज़ों को क्वेश्चन पुट अप करता है। तो बाद में हम पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। उसके बाद है क्लाइमेट कॉपरेशन। देखो, क्लाइमेट एक ऐसी चीज़ है, अगर इंडिया कॉपरेट नहीं करेगा तो इंडिया को भी हार्म होगा, दूसरे देशों को भी हार्म होगा। तो लास्ट में यही बोला है कि चाइना ने खुद बोला है कि US से बोला है कि जो आप ये ट्रेड वार आपने चला रखी है चीज़ों में आपने डेवलप करने की, तो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करो। जो IPCC की रिपोर्ट है उसने बोला है कि 1.5 आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है 2023 तक, कार्बन न्यूट्रलिटी लानी है आपको इन सब चीज़ों में। तो ये सब चीज़ों के ऊपर वर्क करो और इसको सबको एक साथ करना होगा। इमिशन आपको कट करना होगा, कार्बन कट करना होगा, क्योंकि इससे बहुत सारा हार्म हो सकता है। नियर अबाउट 20 मिलियंस ऑफ पीपल हार्म हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, इससे भी ज़्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ता है। आप खुद देख लो ना, क्लाइमेटिकल चेंज से कितनी सारी प्रॉब्लम फेस हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो उस सब चीज़ों पे क्लाइमेट कॉपरेशन हमें करना होगा, चाइना ने खुद बोला। रशिया सप्लाइंग द मिलिट्री इक्विपमेंट इन म्यांमार, ये बिल्कुल नहीं पूछेगा। अगर आपके जुंटा, एक मिलिट्री रूल है, डेमोक्रेसी को ब्रेक करके वहाँ पे मिलिट्री रूल लाया गया जुंटा म्यांमार में। जुंटा एक ऑफिसर होते हैं आर्मी, उनको जुंटा बोलते हैं, तो वहाँ पे लाया गया। तो उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? रशिया, चाइना, ये सपोर्ट कर रहा है। तो आप कहीं देखो इंटरनेशनल इशू ये गया था, UNO में भी गया था इशू ये कि ऐसा नहीं किया जाए, पर कहीं ना कहीं यही वायलेशन करते हैं। सप्लाई लिखने के लिए आप लिख सकते हो, अभी आया। फिर ये दूसरा आता है यूनेस्को स्टेप, मतलब यूनेस्को ने बाहर कर दिया लिवरपूल। अगर आप फुटबॉल लवर होंगे आपको लिवरपूल के बारे में ज़रूर पता होगा। एक बहुत पुराना स्टेडियम है लिवरपूल, उसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस से बाहर कर दिया है यूनेस्को ने। क्यों? उसकी बिल्डिंग को न्यू बनाया गया, चेंज किया गया। लिवरपूल जो 2004 में ऐड किया गया था हेरिटेज के अंदर, कल्चर हेरिटेज के अंदर। आपको याद रखना है कि जो उस टाइम पे गुजरात, ग्रेट वॉल ऑफ जो चाइना की थी, ताजमहल जो उस टाइम पे ऐड हुए थे, उसके बाद इसको ऐड किया गया, पर इसकी न्यू बिल्डिंग कर दिया। आप खुद बताओ, आपका ताजमहल है, बहुत पुराना ताजमहल है, हम उसी में उसे मेंटेन रखते हैं। अगर मैं तोड़ के या फिर उसे चेंज करके कुछ और चीज़ बना दूं मैं उसको, तो क्या वो हेरिटेज में रहेगा? हेरिटेज का हो गया तो मॉडर्न हो गया पूरा। तो उसने लिवरपूल जो स्टेडियम उसको डेवलप किया, तो उसमें थोड़े चेंजेस किए गए। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को कैसे करता है। इंडिया, हम आएंगे इंडिया में कौन सी कल्चर हेरिटेज है, कौन सी आपकी नेचुरल हेरिटेज है जो यूनेस्को कहते हैं, कौन सी मिक्स हेरिटेज है। मिक्स मतलब कल्चर और नेचुरल दोनों है, कौन कौन सी है, ये मैं आपको बताऊंगा अपने नोट्स के अंदर से। जो आपका आता है वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट होती है वो क्या है? एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं, क्लासीफाइड की जाती है नेचुरल, मैन मेड एरिया और मतलब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उनकी, ठीक है ना, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, प्रोटेक्शन के ऊपर, उस बेसिस पे किया जाता है। दीज साइट आर formally recognized by the UN and the United Nations Education Science Culture, also known as UNESCO. UNESCO प्रिंसिपल बॉडी नहीं है किसकी, UNO की। ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है, यानी कि किसी न किसी एक्ट से, किसी न किसी MOU से साइन जो पैक्ट किया है, जुड़ी हुई है UN के साथ। तो ये सारी चीज़ें तो ये होस्ट करती है, जो फिजिकल और कल्चरल चीज़ें होती हैं उनको सब चीज़ को मेंटेन रखा जाए। इट लिस्टेड टू मेंटेन बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। एक कमेटी होती है, वो रिकॉग्नाइज करती है कि नहीं अब इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताजमहल पे, इसको यूनेस्को पूरे वर्ल्ड का, उसके मतलब पूरा एक तरीके से नाम में लेके आओ, वर्ल्ड की पूरी निगाह जानी चाहिए, उसको हमें रोकना है। तो ये सब चीज़ें डिक्लेयर करती है, उसकी एक जनरल असेंबली होती है, इनकी ये बैठ के डिक्लेयर करते हैं। जो ईच वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं रिमेन द पार्ट ऑफ लीगल, जो उसकी टेरिटरी होती है कि वेयर एज इन साइट इज लोकेटेड, यूनेस्को कंसिडर करता है और कहीं ना कहीं छोटा मोटा पैसा भी देता है, चीज़ों को बचाने के लिए काम भी करता है। ये सारी चीज़ें उसमें है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया की कौन सी है। पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेचुरल पार्क भी हो सकते हैं, नेचुरल पार्क भी कुछ भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आसाम में है। 1985 आपको याद कैसे रखोगे, 1986 में एक एक्ट आया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उससे एक साल पहले काजीरंगा नेशनल पार्क को ऐड कर दिया गया था। फिर आपके कोलोराडो घाना नेशनल पार्क है, राजस्थान के, दोनों साथ किए गए थे। फिर मानस नेशनल पार्क है आपका आसाम में, ये किया गया था। उत्तराखंड का नंदा देवी पता है कहाँ है? आप धौली गंगा पड़ी होगी, ये नंदा देवी भी, अभी वहाँ पे ग्लेशियर आए थे, तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट था,
वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये नंदा देवी पे ही है उत्तराखंड में 1980 2005 में, 1989 में किया होगा, फिर बाद में हट गया होगा, फिर 2005 में दोबारा किया गया। क्योंकि कंडीशन, जैसे आप कंडीशन इंप्रूव हुई ना, मतलब थोड़ा चलो आप इस पर कम ध्यान देना, उसको निकाल देते हैं, फिर ऐड कर लेते हैं, या फिर उसकी इंपॉर्टेंस कुछ कम हो जाता है, इस वजह से चलता रहता है, पॉलिटिकल स्टंट है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल 1987 में। वेस्टर्न घाट्स जो पूरे एरिया में फैले हुए हैं, सबको किया गया 2012 में, क्योंकि उनकी एक है 16 करके उनकी जो एक चीज़ है, जो उनमें वहाँ पे एक वेजिटेशन होती है, उसको कंजर्व करना था। फिर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क 2014। तो लास्ट में जो नेशनल किया गया है कि नेचुरल वाला, उसमें कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत कम है। आसाम के कितने हैं, काजीरंगा और मानस, राजस्थान से एक है, उत्तराखंड से एक है, वेस्ट बंगाल से सुंदरबन है और पूरे वेस्टर्न घाट है, और लास्ट में आपका हिमाचल प्रदेश का है। अब कल्चरली कौन से हैं, कल्चरली कौन से हैं, कल्चर मतलब कल्चर से रिलेटेड, जैसे आपका आर्किटेक्चर है जो ली कार्बोजी ने बनाया है चंडीगढ़ के अंदर 2016 में, उसको ऐड किया गया, आपको ये याद रखना है, जस्ट वेट अ मिनट, वो याद रखना है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र का है विक्टोरिया, जो आप कहते हो ना वो विक्टोरिया टर्मिनल CTC ऐसे करके महाराष्ट्र, वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर में आता है उसको। फिर हैदराबाद, गुजरात की सिटी जो हैदराबाद है, उसको हिस्टोरिक सिटी 2017 में, जयपुर को ऐड किया गया। फिर ये अपनी नालंदा महाविद्यालय यूनिवर्सिटी बिहार को, इसको भी ऐड किया गया 2016 में। बस आपको लास्ट देखना है, 2020 में जयपुर को किया गया राजस्थान। फिर रानी की वाव गुजरात के अंदर, ये आपको याद भी रखना है, ये मैच भी पूछा जा सकता है। हिल फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान जो है, हिल फॉरेस्ट मतलब हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, जो हिल फोर्ट्स जो हिल पे बने हुए हैं, जैसे आपने देखोगे बहुत सारे। फिर जंतर मंतर जो राजस्थान का है, देखो जंतर मंतर राजस्थान में भी, एक दिल्ली में भी है जंतर मंतर। रेड फोर्ट जो कॉम्प्लेक्स है आपका दिल्ली का, आपका फिर चंपर मतलब पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क है गुजरात में, चंपानेर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये CST है। और वो क्या था, विक्टोरिया टर्मिनस, CST के पास में ही है, आपने देखा होगा, विक्टोरिया टर्मिनस उसे बोलते हैं 2018 में, और CST तो 2004 से ही इसके अंदर है। तो अगर ये याद रखो तो नहीं रख पाओ तो कोई बात नहीं, पर आपको वो याद रखना है नेचुरल वाले, क्योंकि वो ज़्यादा है, कम है तो उसको याद रखना है। ऐसे बहुत सारे हैं, आपकी रॉक शेल्टर भिमबिटका हो गई, फिर आपके महादेवी टेम्पल हो गया बोध गया में, माउंट रेलवे स्टेशन हो गया आपका तमिलनाडु में, फिर आपका हुमायूं टोम हो गया दिल्ली में, कुतुब मीनार हो गया, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हो गई, आपकी मॉन्यूमेंट्स हो गए मध्य प्रदेश में, एलिगेंटा केव होगी महाराष्ट्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ग्रेट लिवर छोलास टेम्पल हो गए तमिलनाडु के अंदर, आपके ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट हो गया आपके कर्नाटक के अंदर, चर्च हो गए गोवा के अंदर, बहुत फेमस चर्च है, मैंने बहुत सारे देखे भी हैं, फतेहपुर सीकरी हो गया, फिर यह हम्पी का हो गया आपका, फिर खजुराहो के जो टेम्पल हो गए वो सारे मध्य प्रदेश के अंदर, फिर ये आपके महाबलीपुरम जो मॉन्यूमेंट्स है तमिलनाडु के, ये हो गए, सन टेम्पल हो गया कुनार का, एक ब्लैक टेम्पल भी है, पकौड़ा बोलते हैं मतलब उसे, उड़ीसा के अंदर इसी को बोलते हैं। गुजरात में भी एक सन टेम्पल है, आगरा फोर्ट हो गया, अजंता केव हो गई, एलोरा हो गई, ताजमहल हो गया 1983 में, ताजमहल को किया गया था, शायद इसको बाहर निकाल दोबारा इसको किया गया था। तो ये आपको याद रखने, एक बार पढ़ लेना, मैंने देखो ऐड सब किया है, पढ़ लेना। पर मिक्स्ड यानी कि नेचुरल भी है और कल्चर भी है, वो है कंचनजुंगा नेशनल पार्क, सिक्किम के अंदर है, 2016 में, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो इसे, क्योंकि एक ही है इंडिया में जो मिक्स है, दोनों में आती हैं। तो टोटल देखा जाए तो 38 हमारे यहाँ हेरिटेज साइट हैं, बढ़ सकती हैं, आज बढ़ जाएँ कल बढ़ जाएँ, या मैंने ये इन्फॉर्मेशन जहाँ से गैदरिंग किया वहाँ से बढ़ गई हैं, उसके बाद 30 जो है कल्चर है, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स है। तो आपको याद रखना है 38 है हमारे इंडिया के अंदर। वापस आते हैं अपने हिंदू के ऊपर। यूनेस्को मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एसेंशियल फॉर GST सक्सेड। अब मैं आपको छोटी चीज़ें बताता हूँ, आपने बहुत इशू पढ़ा होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ब्रेक किया गया GST आने से, उसके कारण क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे सेंट्रल है, GST काउंसिल होती है, GST 297 शायद एक्ट है, 279 इसका आर्टिकल है, GST काउंसिल को प्रेसिडेंट इसको बनाते हैं, चेयर कौन करते हैं इसको, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो मिनिस्टर होंगे, निर्मला सीतारमन, वो इसको चेयर करती हैं, और स्टेट के मिनिस्टर्स भी होते हैं जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स के अंडर होते हैं। अब इसमें क्या है कि सेंट्रल का जो वोटिंग राइट है वो है सेंट्रल का 1/3, तो स्टेट के सारी स्टेट का कितना वोटिंग हो, जैसे आपको इसमें स्लैब होते हैं टैक्स के कि इसको किस टैक्स में रखना है, किस ना किस टैक्स में रखना है, चीज़ों में क्या चेंजेस करने हैं, तो उसकी पूरी काउंटिंग होती है, फिर उसमें उसको फॉर्मुलेट किया जाता है, फिर वोटिंग के लिए रखा जाता है, करना है नहीं करना। तो 1/3 किसका है, सेंटर का है, और 2/3 किसका वोटिंग राइट है, स्टेट के है। अगर आपको कोई भी चीज़ पास करानी है GST काउंसिल के अंदर, उसके लिए आपको 3/4 वोट चाहिए, नेसेसरी है 3/4। आप देखो कि 33% किसका हो गया, सेंटर का हो गया 33%, और
कम से कम 66% के नियर अबाउट स्टेट का हो गया। अब 3/4 कोई चीज़ आपको पास करानी है, उसके लिए 3/4 वोटिंग चाहिए, तो यानी कि 75% चाहिए। अगर सारी स्टेट भी एक साथ आ जाए ना तो भी नहीं करा सकती, सेंटर 75 नहीं होगा। अगर सेंटर अकेली नहीं कर सकती, अगर सेंटर साथ में हो और कुछ स्टेट उसके साथ में आ जाए तो कर सकती हैं। तो एक तरह से ब्रेकिंग है ना, बीजेपी की गवर्नमेंट जिस स्टेट में साथ देंगी और भी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है तो कर लेंगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज़ को नहीं पास कराना चाहती तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 66% है तो फेडरलिज्म का ब्रेक है। उसके पास जीएसटी कंपेंसेशन है, ये बोला गया था, इसको लाया गया था, जिस स्टेट का लॉस होगा टैक्स से उस स्टेट को कुछ कंपेंसेशन दिया जाएगा। कैसे लॉस होगा? क्योंकि जो जीएसटी है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मैं आपको बता दूं 101 आर्टिकल इसी के लिए है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये डेस्टिनेशन बेस है। जैसे हरियाणा एक प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उसने क्यों प्रोड्यूसिंग बनाया कि टैक्स मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, पर नहीं, ये हरियाणा से बिकने यूपी में गया तो यूपी को उसका टैक्स का फायदा होगा, हरियाणा को कहीं ना कहीं छोटा मोटा लॉस हो सकता है, तो कंपेंसेशन फुलफिल करने के लिए हम कंपेंसेशन देंगे। पर जब से पेंडेमिक आया है, सुप्रीम मतलब आपकी गवर्नमेंट ने वो भी देना कम कर दिया, वो भी कहीं ना कहीं बोला है कि पैसा ही नहीं है। स्टेट ने पूछा क्यों नहीं है, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड है, ये जो बीमारी आई है उसमें पैसा हमारा चला गया। तो ये सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। फिर आता है कि आईबीबीसी, ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, कल इसको पूरा बताऊंगा, बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, लंबी वीडियो, ये एक तरह से कुछ नहीं है। ये आपका इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी बोर्ड आया था 2016 में, जितने भी मतलब चीज़ों की जो लोन लिया है, जिस पर एमपी हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है, उनको मतलब एकदम से आप उनसे चीज़ें मत छीनो, इस बोर्ड के अंदर चीज़ को भेजो। इसके अंदर आपके क्या होते हैं, इंसॉल्वेंसी मतलब करने के लिए, सॉल्व करने के प्रोफेशनल होते हैं, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं वो चेक करते हैं कि कंपनी को कैसे देना चाहिए, इसे और थोड़ा टाइम देना चाहिए, अगर कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है इसकी चीज़ों में, ठीक है, उसको ठीक करे, क्या पता है लोन अपना चुका सके, एक वो कंडीशन देनी, क्योंकि वो कंपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करती है, इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं अच्छी है। और ये चेक करते हैं कि विलिंगफुल डिफ़ॉल्टर्स तो नहीं है, मतलब कि जानबूझ के तो आप डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे कंपनी को, क्या कि टैक्स मतलब पैसा गवर्न कर सकें, ये सब करते हैं, तो उस सब चीज़ को वो भी चेक करते हैं कि विलिंगफुल डिफ़ॉल्टर तो आप नहीं हो, जानबूझ के तो आप नहीं कर रहे इस काम को, ये पर्टिकुलर आपका मिसमैच हुआ है, आपका मतलब वाकई में आपका लॉस हुआ, आपको प्रॉब्लम फेस कर, कुछ भी हो सकता है, इन्वायरमेंट से कुछ भी हो सकता है, इकोनॉमी डाउन चली जाए, तो बहुत उस वजह से तो नहीं है, विलिंगफुल तो नहीं, उस सब चीज़ चेक करते हैं। उसके बाद आपका किया जाता है कि वो सरफेसी एक्ट ला के आपकी चीज़ों को रख लेंगे, फिर वो एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी होती है उनको दे देंगे, वो बेच के पैसा बैंक को वापस कर देंगे, तो पूरा एक प्रोसेस है। तो इसमें कुछ क्या करना है, इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत थी, इंप्रूव करना था ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, इन सब चीज़ों की इन्होंने बात की, तो इसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कॉपरेशन जो है, जो प्रोफेशनल है उनके साथ करने की। तो इतनी ही न्यूज़ थी हिंदू से रिलेटेड। मैं वापस जाता हूँ अपने नोट्स के अंदर। ये जो न्यूज़ है ये आपकी इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़, जीएम फीड इम्पोर्टेड, मतलब जीएम की जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉस को इंपोर्ट किया जा रहा है बाहर से, क्योंकि कुछ चीज़ें महंगी हो गई हैं, सोयाबीन प्राइस बढ़ चुके हैं इंडिया में, तो बाहर से मंगाया जा रहा है पोल्ट्री के लिए। तो हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं। दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक तरह से उसमें जेनेटिक उसमें चेंजेस किया जाता है। जैसे कोई ये पेड़ है, इसको बहुत बीमारी लगती है, इसको मतलब बहुत पानी चाहिए, इसको बहुत सारी समस्या है इन्वायरमेंट के साथ, तो इसके जेनेटिक के साथ छेड़ करके कुछ भी करके ऊपर नीचे चेंज करके इसको वाटर इंसेंटिफाइड, मतलब वाटर कम ले, बीमारी कम लगे, तो ऐसे क्रॉप को मॉडिफाइड कर दिया जाता है। तो इसके लिए जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स इनको बोलते हैं। ये सारी इसमें चीज़ें आर देयर अदर। अब है क्या क्रॉप, मैंने आपको बता दिया, इसके मतलब चीज़ों को छेड़छाड़ करके प्रॉपर्टी को चेंज करके बना दिया जाता है। आर देयर अदर जीएम क्रॉप इन इंडिया? नो, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूव द कॉमर्शियल कल्टिवेशन, कोई क्रॉप नहीं की है। थ्रू इफेक्ट ब्रिंजल एंड मस्टर्ड पे काम किया गया था। अभी तक हमारी जो है बीटी कॉटन है हमारे पास, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इस क्रॉप को परमिशन दी थी। बीटी कॉटन को परमिशन दी गई थी हमने कि इसे आप लगा सकते हो खेतों में, आप उगा सकते हो, पर और कोई क्रॉप को अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। जो ब्रिंजल और मस्टर्ड की बात की गई थी, अभी वो थोड़ा असमंजस है उसके ऊपर चीज़ों के करने के लिए। अब बीटी कॉटन में ऐसी खासियत क्या है कि अलाउड करती है इंडिया को, मतलब कि जो इसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे आपके बॉल वॉर्म आता है इसके अंदर, मतलब ये बीमारी है इसके अंदर, पिंक बॉल वॉर्म, ये कम हो जाता है उस चीज़ से, तो इसमें ये इम्प्रूव किया गया। जस्ट वेट अ मिनट। तो ये इम्प्रूव किया गया कि इसमें पिंक आपका बॉल वॉर्म ना आए। फिर हर्बिसाइड टॉलरेंस बनाया गया इसको, चीज़ों को, जो बीटी ब्रिंजल लेके आए थे। फिर DMHR, इसको मस्टर्ड क्रॉप आई। देखो 3 क्रॉप हैं, इनको हमने अभी तक नहीं किया। अभी हमें परमिशन बीटी कॉटन की दी गई, आपको याद रखना। लीगल पोजीशन क्या है कि लीगली क्या है, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जेनेटिक
इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी जो सब चीज़ों को देखती है, एक अपेक्स बॉडी है, कॉमर्शियल लीज करती है जीएम क्रॉप को कि हाँ पहले कोई क्रॉप बनी उसे देखा भाई जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप है, आप खाओगे आपकी जेनेटिक में चेंज आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, इन्वायरमेंट में चेंज आ सकता है उसकी वजह से, तो उस सब चीज़ को चेक करती है आपकी ये जो अप्राइजल कमेटी है इसको देती है। अब ये क्या करते हैं, यूज़ टू मतलब कि अनअप्रूव्ड जीएमटी वेरिएंट, मतलब सब चीज़ों को अगर आपने किया, आपने यूज़ किया, जैसे ब्रिंजल नहीं बनाया वो कहीं से उसका सीड लीक हो गया, आपने यूज़ किया तो आपको 1 लाख की सज़ा और 5 साल तक की आपको जेल भी हो सकती है। ऐसा प्रावधान इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दिया गया। 1985 में मैंने आपको बनाया था, वो मानस नेशनल पार्क को ऐड किया गया था ऊपर, तो ये वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। रेगुलेट कैसे करते हैं इम्पोर्टेड, जो इंपोर्ट करते हैं क्रॉप को, क्योंकि जीएमओ लेवल पे इंपोर्टेड जो होते हैं कंज्यूमेबल चीज़ें होती हैं इनिशियली, जो जेनेटिक अप्राइजल कमेटी है ये सब चीज़ों को चेक करती है। इसमें कुछ रोल एफएसएसएआई का भी होता है 2016 से, उनको भी चीज़ें दे देगी अप्रूव करने के लिए। तो ये सब चीज़ इंपोर्ट जैसे आपने करा ना, सोयाबीन इंपोर्ट करेंगे जेनेटिक मॉडिफाइड वाला, तो ये सब चीज़ों को चेक करती हैं कि आपको ठीक है खाने लायक या नहीं है। तो सबसे बड़ी बॉडी कौन सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। आपको कमेंट में बताना है किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, नहीं आती तो इसको हेड कौन करता है, ये आपको कमेंट में जाके बताना है। आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे सीए और एनआरसी और एनपीआर के बारे में। छोटी सी चीज़ बता दूं, पहली बात बताऊंगा एनपीआर क्या है। एनपीआर एक तरह से वेरिफिकेशन है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी अक्रॉस द कंट्री पूरे इंडिया में, एक्सेप्ट असम, क्योंकि असम में तो एनआरसी हो चुकी है तो वहाँ पे एनपीआर की ज़रूरत नहीं है। दोज होल्डिंग द आधार इज़ नॉट रिक्वायर्ड गिव द बायोमेट्रिक फॉर द एनपीआर। आपका आधार है, उसका रिक्वायर्ड नहीं है, आप बायोमेट्रिक दो, अपना पता लगा लेंगे आपका आधार है या नहीं है। एनपीआर विल बी बोर्ड बायो मैट्रिक भी होगी, डेमोग्राफिक डिटेल भी उसमें लिखी जाएंगी, कहाँ पे रहते हो, कब से रह रहे हो, क्यों रह रहे हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। फिर 15 डेमोग्राफिक पैरामीटर लिए जाएंगे, इसमें 15 पैरामीटर, कहाँ पढ़ते हो, कब से रह रहे हो, क्यों रह रहे हो, ये सब चीज़ कंडक्ट, ये 2020 से कंडक्ट करनी थी पर पेंडेमिक की वजह से नहीं की गई। घर घर जाएंगे, चीज़ें करेंगे तो कोरोना फैलेगा नहीं फैलेगा। अब इसमें कुछ चीज़ें एनपीआर इस पैन इंडिया की जाएगी, एक्सक्लूड असम से नहीं की जाएगी। यूजली रेजिडेंट्स, फादर कौन है, कहाँ रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, इन सब चीज़ें पूछा जाएगा। अब किसका पूछा जाएगा, जो कोई आदमी, कोई भी फॉरेनर हो या इंडियन हो, 6 महीने से वहाँ रह रहा है पहले से, ये 6 महीने तक रहना चाहता है, इन सब चीज़ों को काउंट किया जाएगा, ये इसके अंदर है। इसमें सब होंगे जो रेसिडेंट्स होंगे, जो रह रहे हैं, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो, सबको इसका डाटा कलेक्ट किया जाएगा। तो एनपीआर में पूरी पॉपुलेशन काउंट की जाएगी। एनपीआर में टोटल, चाहे विदेशी हो चाहे इंडियन हो, सब चीज़ इसमें काउंट की जाएगी। कुछ प्रूफ के साथ आपको देने होंगे डाटा। विदेशी हो तो पासपोर्ट लेंगे, कुछ और डॉक्यूमेंट लेंगे आपके उस कंट्री के, तो इसमें शेयरिंग, धार ये सब दे सकते हो डिटेल के लिए, पर पैन कार्ड अलाउड नहीं, क्योंकि पैन कार्ड में क्या होता है, एड्रेस नहीं होता, वो होटल वाले भी नहीं लेते आपका, कहीं जाओगे आप। नो बायोमेट्रिक विल बी कलेक्टेड ड्यूरिंग एनपीआर थ्रू द सम, कुछ इशू आए थे तो अभी पता नहीं, अब होगी कंडक्ट, पता लग जाएगा। एनपीआर इधर लास्ट प्रिपेयर्ड 2010 में इसको किया गया था, 2011 के सेंसस के साथ, 2015 फिर अपडेट किया गया था इसको, और अब दोबारा इसको किया जाएगा। अब आपको इशू उठता है कि एनपीआर और सेंसस में क्या अंतर है, उसमें भी तो हम करते हैं ना, सेंसस के अंदर एनपीआर के अंदर, भाई कुछ अंतर उसके अंदर है। जो आपका सेंसेक्स होता है वो सेंसस एक्ट 1948 से होता है। सेंसस कमिश्नर होता है, डेमोग्राफिक कमिश्नर होता है जो करता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आते हैं, वही इसको करते हैं एनपीआर को। पर ये जो की जाती है सिटीजनशिप रूल 2003 के हिसाब से की जाती है। फिर इसमें असेसमेंट पॉलिसी प्लानिंग इसके हिसाब से की जाती है कि कहाँ पे कितने गरीब लोग हैं, कैसे हैं, कहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है, उसके हिसाब से प्लानिंग की जाती है। क्रिएटिंग एनआरसी, इसके हिसाब से एनआरसी क्रिएट की जाती है। देखो मैं आपको बताऊँ, एनआरपी में आपके टोटल पॉपुलेशन, एनपीआर में आपने टोटल पॉपुलेशन ले ली, सब आ गया उसमें, विदेशी और इंडियन। एनआरसी में क्या होगा कि इसमें क्या आएगा, इसमें ओनली इंडियन सिटीजन्स आएंगे, जो इंडियन सिटीजन्स हैं। अगर आप इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएंगे, जो आपके फॉरेनर है ना वो बाहर निकल जाएंगे, तो आपको पता लग जाए कितने विदेशी नागरिक हमारे ऊपर अंदर हैं। तो एनपीआर में टोटल, एनआरसी माइनस कर दो, इंडियन माइनस टोटल, तो फॉरेन बाहर आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है। इसमें आपसे लिटरेसी कैसे देनी है चीज़ों को, इसमें बर्थ डिटेल और पेरेंट्स डिटेल पूछी जाएगी। ये कॉन्फिडेंशियल होता है इसमें चीज़ें रखना, ये नॉट कॉन्फिडेंशियल होता है इसमें, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने फॉरेनर नागरिक हैं। फिर पनिशमेंट होता है, इसको डिस्क्लोज करते हैं, इसमें कोई पनिशमेंट नहीं होता इसको डिस्क्लोज करने में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी कुछ चीज़ बताता हूँ सीए के बारे में। आपको एनपीआर में डिफरेंस पता लग गया 6 महीने से। सीए के बाद, सीए एक बिल लेके आए थे, इस बिल को लाया गया था और बोला गया था 2019 में इस बिल को लाया गया था और बोला गया था 3 देशों के लोग, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, माइनॉरिटी इन द सेंस मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं, उनको छोड़ के
जो आपके हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसी हैं, जैन हैं और सिख हैं, ये 6 कम्युनिटी के लोगों को इंडिया सिटीजनशिप देगा, जो 31 दिसंबर 2014 के बाद पहले इंडिया के अंदर आ गए हैं। ये है ना, जो सी है ये लागू कहाँ नहीं होगा, ये असम में, मेघालय में, मिज़ोरम में और त्रिपुरा में लागू नहीं होगा, जो 6 शेड्यूल के अंदर कंट्री आती हैं। फिर जो IP इनर लाइन परमिट ILP के अंदर आती हैं, जैसे अरुणाचल, मिज़ोरम, नागालैंड और मणिपुर ऐड कर लेना। मणिपुर भी अभी ऐड किया है, रिसेंटली 2021 में ऐड किया इनर लाइन परमिट के अंदर। तो जितनी बॉर्डरिंग टच स्टेट है म्यांमार से, वो सब इनर लाइन परमिट के अंदर आने लगी हैं, इनमें भी लागू नहीं होगा। और जो LIP है ना, इनर लाइन परमिट है, ये पूरी स्टेट में लागू नहीं होता, ये पर्टिकुलर एरिया में भी लागू हो सकता है। उस एरिया के अंदर की बात करूँ जहाँ पे ये लागू है। ऑल द केसेस अगेंस्ट द मुस्लिम लीगल जो माइग्रेंट्स हैं, इसमें कुछ अथॉरिटी बात की गई, मतलब ये सब चीज़ें किए गए। फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें एक और चेंज किया गया। देखो, उससे पहले तो लोग आने चाहिए और उन्होंने फिर रजिस्ट्रेशन किया हो इंडिया में आकर, तो उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या मांगते थे कि 12 साल तक आप इंडिया में रहने चाहिए, उसको घटाकर कहीं ना कहीं और कम कर दिया गया है। आप उन्होंने कम से कम घटाकर 5 साल उसको कर दिया गया है कि 5 साल आप रहने चाहिए। यानी कि जो लोग 2014 में आ गए और 2020 में या 2019 में वो सिटीजनशिप ले सकते हैं, वो 5 साल रह लिए। कुछ चीज़ें चेक की जाती हैं। चीज़ें चेक क्या की जाती हैं कि मतलब आप ठीक से रहने वाले हो, नहीं रहने वाले हो, 5 साल पता लग जाता है ना, उन सब चीज़ों का। तो सेंसेक्स, आपका NPR और जो आपका NRC है, उसमें क्या अंतर है? इसमें डेमोग्राफिक डाटा लिया जाता है। NPR में डेमोग्राफिक डाटा तो होता ही होता है, फिर बायोमेट्रिक डाटा भी इसके अंदर होता है, डिटेल लेगा। अब जो NRC है, क्योंकि सिटीजन्स के लिए है ओनली, तो इसमें क्या होगा, सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें की जाती हैं, कौन कौन इंडिया के सिटीजन्स हैं। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है, प्री के अंदर पूछा जा सकता है। कुछ और डिफरेंस NPR और NRC में, जो 6 मंथ रहने वाला और 6 मंथ पहले से रह रहा है उसको काउंट किया जाता है, इंक्लूडिंग फॉरनर। इसमें क्या किया गया है, जो इंडिया में मतलब एलिजिबल है इंडियन सिटीजनशिप के लिए अकॉर्डिंग इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 2003 और जो अमेंडमेंट करके 2019 में लाया उसके अकॉर्डिंग। प्रिपेयर्ड बाय द सेंसेक्स 2000 में किया गया था, 2015 में अपडेट किया गया था, फिर दोबारा इसको किया जाएगा, पर अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया कोविड की वजह से। पर जो NRC थी 1951 में की गई थी, पर इसे अपडेट नहीं किया गया रेगुलरली। अभी रिसेंटली असम में इसको किया गया, ओनली स्टेट इन द कंट्री वेयर द NRC इज अपडेटेड। तो अब NPR करा के पूरे इंडिया में NRC कराई जाएगी, ऐसा सोचना है। NPR इज़ नॉट ए सिटीजन, मतलब सिटीजन तो है नहीं, सब काउंट करेंगे, पर NRC सिटीजन बेस है। इट कंपलसरी ऑल द इंडियन रेसिडेंट, सबके लिए जो इंडिया में रह रहे हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, कोई भी हो, सबको काउंट किया जाएगा। इज सब्जेक्टेड टू ओनली द सिटीजन्स, कौन कौन है इंडिया के, उनको इसके अकाउंट में रखा जाएगा। फिर मैं ये आपको पढ़ा ही चुका हूँ, जब भी तो बताता हूँ। इसके बाद आपको कोई हिंद पेपर नहीं उठाना है, जो भी मेन एडिटोरियल है, चाहे वो हिंदू का हो, इंडियन एक्सप्रेस का हो, क्योंकि सिमिलर न्यूज़ होती है वो मैं काउंट नहीं करता। देखो, दोनों जो मैं ऊपर न्यूज़ पढ़ाई ना सारी, ये सिमिलर आपको इंडियन एक्सप्रेस में मिलेंगी, पर कुछ उसके एडिटोरियल होते हैं। जैसे ये आया प्रॉब्लम ऑफ वाटर, ये एक्सप्रेस का है। प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्या है, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, चेरापूंजी था, हमारे सबसे ज़्यादा बारिश होती थी, पर सबसे ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें देखी जाती, पानी की स्कैर्सिटी देखी जाती है। फिर उसको हटा दिया गया, कोलंबिया की किसी सिटी को बना दिया गया, फिर बाद में दोबारा से माहेश्वरम को बना दिया गया, मतलब मेघालय का। तो ये सारी चीज़ है। फिर हमने जल जीवन मिशन स्टार्ट किया कि हर घर को पानी पहुंचाएंगे 2022 तक, मतलब इतने लीटर पानी जाना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने गोल पे काम किया। उस सब चीज़ के बाद हमने कहीं सेफ वाटर के लिए काम किया, टैप का वाटर मिले, टंकी से पानी मिले। उसके बाद भी चीज़ें देखी गई कि हम क्या कर रहे हैं, स्कैर्सिटी प्रॉब्लम हम उसके बाद भी फेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमें फेस किया। तो उसको देखते थे। जल जीवन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एक प्रोग्राम भी चलाया, कैच द रेन वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल, उसे पकड़ लो, हार्वेस्ट कर लो रेन को। तो ये सब चीज़ें हमने प्रोग्राम चलाया और भी चीज़। उसके बाद भी हमने प्रॉब्लम फेस की पानी से। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया हैज़ द 4% ऑफ द वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज, 4% ऑफ द वर्ल्ड रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज, 4% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब ये चीज़ देखो, 97% जो पूरे वर्ल्ड में क्या है वो सॉल्टी वाटर है, कितना कम फ्रेश वाटर है। तो ये सब चीज़ें ये क्या बोल रहे हैं आगे जाके थी, व्हाट द परसेंटेज ऑफ एनुअल फ्लो ऑफ द हिमालय रिवर, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। वेदर द 4% 5% इंडिया डज हैव द वाटर क्राइसिस, ये सब चीज़ों की बात की है। तो सारी चीज़ों की इन्होंने बात की है। लास्ट में एक ही बात करेंगे कि वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम लाना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। जो जल जीवन मिशन है उसे रिटेलर ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए। टारगेट जो है उसका 2022 मैंने बोला 2024 तक, कि हर घर को रूरल एरिया में टैप वाटर से कनेक्शन देना है। उस सब चीज़ को प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उनको ये भी सिखाना वाटर कंजर्वेशन आपको कैसे करना है। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वो इंडियन एक्सप्रेस की थी, इसलिए मैंने आपको वो नहीं पढ़ा है, सॉरी।
ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ये भी मैं तालिबान भी आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। लास्ट में जो आता है कि ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम क्या होते हैं, जो पुराने ज़माने में चलते थे। ये आपको मैच द फॉलोइंग में पूछे जाएंगे, मैं नाम बता रहा हूँ, आप खुद पढ़ लेना। ताज वादी, ये ताज वादी आदिल शाही का एरिया था उसके टाइम पे। ये मतलब कंजर्व करने के लिए वाटर को, जैसे पौंड सिस्टम होता है पौंड में, तालाब में, तो उस टाइप के होते थे। तो ये कर्नाटक के अंदर होता था। फिर पहाड़ का होता था, इरीगेशन सिस्टम था। ये तापी जो रिवर है आपकी महाराष्ट्र में, उसके आसपास को किया जाता था। फिर जिंग देखो नाम ही तो ऐसा लग रहा है, जिंग चिंग पिंग मिंग, तो ये लद्दाख के अंदर था, याद करने के लिए। तो मेल्टिंग ग्लेशियर वाटर को कैसे रोकना है, ठीक है ना। कुल्स क्या होते हैं, कुल्स क्या होते हैं, आपने कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा, याद रखना, हिमाचल प्रदेश, बस। फिर जैबो जूजा सिस्टम, फिर ये आप सोचोगे नो चाइनीज़ टाइप का नेम है, जीपू पोमोमो जिंग पिंग पिंग पिंग। फिर नागालैंड, थोड़ा ऐसी चीज़ बनती है कि मतलब आप नेगलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ लिख दूँ यूपी, तो कैसे मान लेगा कोई यूपी से है, थोड़ा ऐसे बोले। जैकवेल, ये जैकवेल आपने ऐसा सुना है कि जैकवेल। फिर आप थोड़े से नाम आगे चेंजेस हो गए थे। ग्रेट निकोबार में इसको यूज़ किया जाता है, बैम्बूज का यूज़, ट्री का यूज़ करके उसके पानी को रोका जाता है। पथ सिस्टम ये थोड़ा ट्रेडिशनल नेम हो गया। पथ, रास्ते को पथ भी बोलते हैं। ये मध्य प्रदेश के अंदर इसको किया जाता है। इरी फिर वही आगे तुरी, तिरुमरी, तिरुमलु महेश, तो तमिलनाडु के अंदर इरी सिस्टम है वो, उसका बहुत बड़ा। जोहद फिर ट्रेडिशनल सा नाम आ गया आपका चीज़ों का, फिर ट्रेडिशनल सा नाम आ गया। डैम वैम डेवलप किए जाते हैं ना, नेचुरल हाईली जो आपका एलिवेशन एरिया होता है, मतलब नेचुरल बहुत जगह ये होते हैं। फिर आपके पनमकिन्नी क्या है, आपके कुरुमा ट्राइब्स थे जो वायनाड या आपकी जगह वायनाड, उसमें ये सारे थे, वहाँ पे इस चीज़ों को करते थे, ग्राउंड वाटर स्प्रिंकलिंग को। और आपके पैनीज जो करके थे बिहार, साउथ बिहार में किया जाता है। फिर आपके जलारा, ये कहाँ पे किया जाता है, जलारा आपके जोधपुर डिस्ट्रिक्ट आपका, यानी कि राजस्थान में। बवारी भी ये कहीं राजस्थान के बहुत है। बवारी, जलारा ये सब हो गया। ये टंकास, ये डेजर्ट एरिया। फिर आपका खादिन करके ये भी दोहरा, ये भी कहीं जैसलमेर के आसपास किया जाता है। ये भी प्रेजेंटली इराक में किया जाता है, जो उर रीजन का एरिया है, 2 रिवर है। फिर कुंड, ये भी कहीं ना कहीं राजस्थान गुजरात में। तो कुंड हो गया, खादिन हो गया, टंका हो गया, बवारी हो गया, जलारा हो गया, राजस्थान में। क्यों किया जाता है भाई राजस्थान में ज़्यादा? भाई डेजर्ट एरिया है, पानी की कमी से है, तो पानी की कमी से है भाई छोरे, तो वहाँ से ही करना पड़ा है यार। ये राजस्थानी प्लस थोड़ा कोशिश की है बोलने की, तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मेरी कोशिश रहती है हर एक पॉइंट से आपको बताया जाए, जो पॉइंट हमने पढ़ा है, ट्रेडिशनल कुछ भी पढ़ा उसकी पूरी कोशिश है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को थोड़ा स्पीडली देखा करें, कोशिश रहेगी सुबह वीडियो डालूँ, थोड़ा प्रिपरेशन के साथ साथ टाइम नहीं मिल पाता उस सब चीज़ों को करने के लिए, पर मैं ये नोट्स जो है ये सुबह ही डाल देता हूँ। हिंदू में सुबह ही डाल देता हूँ, ये पक्का है। हिंदू की हाइलाइट्स जो है, जैसे मैं हिंदू वर एक्सप्रेस हाईलाइट करता हूँ ना, आप देखो ये हाईलाइट किया हुआ है, फिर मैंने इधर हिंदू हाईलाइट किया हुआ, ये सुबह ही पहुँच जाता है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और यहाँ तक आपने देखी।